शिव साय सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि आपके सामने बैठा हूँ मैं, बिकॉज जिस सर्विस में आप रह चुके हैं एज अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस स्टेज पे पहुंच पाते हैं, जो इस सर्विस के लायक बन पाते हैं। और आपने ऑलमोस्ट 30 साल उस सर्विस में निकाले हैं सर। 37 ईयर्स। 37 ईयर्स, मतलब मोर देन 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स ऑलमोस्ट। तो इतना सारा आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, और उसके बावजूद आपने मेरे जैसे एक छोटे चैनल को हाँ बोली आने के लिए, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। रियली अप्रिशिएट दैट सर। नहीं, इट्स थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इनफैक्ट आई शुड से दैट आई एम ऑल्सो ऑनर्ड बाय द फैक्ट कि आपने हमको इस लायक समझा कि आप अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ऑनर नहीं आपको दे रहा हूँ, मगर ये कि हम समझते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नौजवान लोग हैं, उनको चीज़ें जो हैं वो सही पहलू से पता होनी चाहिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ सर। जब आपने एंट्री की थी ना, और एंट्री से पहले, क्योंकि आप पुलिस में रह चुके हैं, आप मतलब इतने बड़े लेवल पे आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। और जब आप एंटर भी किए, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था और इंटिमिडेटेड फील कर रहा था कि यार सर तो पुलिस में इतने बड़े लेवल पे रह चुके हैं, कैसे मुझे प्रेजेंट करना है उनके सामने, कितना कंफर्टेबल होकर बात करना है। बड़ा मस्त है सर कि आपने 2-4 मिनट बाद ही, मतलब मेरे को आपने कंफर्टेबल कर दिया कि हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बात, कुछ भी तो नहीं मतलब एटलीस्ट कंफर्टेबली मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो सर। नो नो, आर ड्यूटी टू एड्रेस यंगस्टर्स लाइक यू, सो दैट आप लोग जो हैं वो हम लोग से कुछ सीख पाएँ, जितना भी हम लोग सिखाने लायक हैं। थैंक यू सर। आप ये एज्यूम कीजिए आज के पूरे एपिसोड में कि मेरे को कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता। Okay? मतलब आई एम लाइक अ 10 year old सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु इज़ जेन्युइनली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर की सिचुएशन में हुआ क्या, कहाँ से प्रॉब्लम वो शुरू हुई, और अभी क्या सिचुएशन है। देन एंड नाउ अगर हम बात करें कश्मीर की, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, समझना चाह रहा हूँ इन डेप्थ। और क्योंकि आपने इतना टाइम वहाँ पे बिताया है, तो मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। तो पहले सर इससे शुरू करेंगे हम कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो हुआ कहाँ से शुरू, और क्या रीज़न था कि कश्मीर आज जहाँ पे है वहाँ पे है। एक ज़माने में कुछ हिस्टोरियंस ने ये कोशिश की थी कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज़ पता करें। ठीक है, तो व्हेन दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, दे रीच द गार्डन ऑफ ईडन, मतलब एडम एंड ईव तक पहुंच गए। तो ह्यूमन अफेयर्स के अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं होता है जो हम कहें कट ऑफ डेट है। वो एक फ्लो में चलता है और हर एक की एक वजह होती है। हमको ये कश्मीर के बारे में समझना चाहिए कि वो एक सेंटर था हिंदू एंड बुद्धिस्ट लर्निंग का। और जब वो हम उसको सेंटर कहते हैं, तो वहाँ पे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के ज़माने में, दैट वो महायान बुद्धिज़्म जो है वो इट वेंट ट्रैवल्ड ऑल ओवर। वो अफ़गानिस्तान भी गया, चाइना भी, तिब्बत भी गया, इट रीच चाइना ऑल्सो। तो वो एक बहुत कश्मीर एक ज़माने का, मतलब अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का। हिंदू लर्निंग भी वहाँ पे, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं हिंदुज़म में जिसकी आप बात करते हैं, वो सब वहीं से ओरिजिनेट हुई थी। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप सर? आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2 to 3 मिलेनिया अगो। ओके। उसके बाद वहाँ पे कन्वर्जन होता है 12th सेंचुरी में। धीरे धीरे वैली जो है इस्लाम को, मुसलमान कन्वर्ट होती है। और उसके बाद, मगर उस पूरे खेल में जो एक बात होती है वो ये है कि कश्मीर का कभी भी कोई रूलर जो है इंडिजिनस नहीं था। कभी वो दर्दी था, जैसे जो लास्ट कश्मीरी रूलर जिसके लिए कहते हैं यूसुफ शाह चक, ही वॉज अ दर्दी, नॉट अ कश्मीरी मुस्लिम। तो कश्मीर की एक प्रॉब्लम हमेशा रही है उनकी साइकी में कि उनको कभी भी अपना रूल जो है वो कभी नहीं मिला। और उनको एक शक जो है हमेशा दिल्ली पर रहा अकबर के ज़माने से, क्योंकि यूसुफ शाह चक को अकबर ने बुला के, मतलब समझौते के लिए बुलाया था और उनको पकड़ के बिहार में भागलपुर में जाके एग्जाइल कर दिया था। उनकी कब्र आज भी वहाँ पे है। तो ये एक पिक्यूलियर रिलेशनशिप रहा है कश्मीर का, और उसकी बड़ी वजह ये रही कि वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है। स्ट्रेटेजिक कैसे? मतलब अगर आप कश्मीर को देखिए तो आज की कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ ऑन द अंडर बेली ऑफ चाइना, अंडर बेली ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी सोवियत यूनियन। करेक्ट। इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू वेस्ट एशिया, अफ़गानिस्तान, वहाँ से फिर आप बढ़िए ईरान इराक वगैरह की तरफ। तो और ऑफ कोर्स सब कॉन्टिनेंट के हेड सर पे बैठा हुआ है। तो इसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक
लोकेशन है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहें तो अगर हम उस बैकग्राउंड को देखते हुए हम अगर पार्टीशन तक आएँ, जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तो पार्टीशन इंडिया का क्यों हुआ था? अब लोग आपको कहेंगे कि साहब हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम थी, जिन्ना और नेहरू की आपस में नहीं बनी, पटेल की, बट दैट वाज जस्ट द डायनेमिक्स ऑफ अ सिचुएशन एट दैट टाइम। बट उसकी रियल वजह ये थी कि ये तो बात बड़ी साफ थी कि किसी न किसी दिन अंग्रेज जाएंगे, साफ थी ये, क्योंकि 1857 की म्यूटनी के बाद इट वाज वेरी क्लियर कि दैट द डे द इंडियन पॉपुलेशन राइजेस द ब्रिटिश वुड हैव टू लीव। तो ये उनको भी पता था। अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश कॉलोनी इस्टेब्लिश हो जाती है 1858 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक उन्होंने कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करा है। उस कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश जब किया तो एक इंसिडेंट होता है 1905 में, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत वेहमेंटली अपोज किया था उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने। एंड कांग्रेस पार्टी एट दैट टाइम वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी अलोन, इट वाज एक्चुअली अ मूवमेंट। तो हम उसको कांग्रेस मूवमेंट कह सकते हैं। तो दैट उसने अपोज किया था। वो जब अपोजिशन हुआ तो जो मुस्लिम एलीट थी, जो नवाब थे, जैसे नवाब ढाका थे, राजा महमूदाबाद थे, ये लोग जो थे ये थोड़े से घबरा गए, क्योंकि उनको जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी थी, चाहे हिंदू थी या मुसलमान थी, उनको ब्रिटिश रूल के साथ बड़ा कंफर्टेबल अरेंजमेंट था। वो अपने स्टेट्स में अपनी मनमानी करते रहते, तो उधर से अंग्रेज़ों की प्रोटेक्शन होता था, वो अपनी हुकूमत आराम से चला रहे थे। और 1905 के एजिटेशन में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि द ब्रिटिश वर चैलेंज्ड बाय अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड हैड टू रिवर्स इट्स डिसीजन, देन दे रियलाइज्ड कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इट्स ए हिंदू मेजॉरिटी पार्टी, एंड इफ दे कम टू पावर तो हम लोग की पोजीशन वहाँ क्या होगी। तो 30 दिसंबर 1905-6 में एक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की मीटिंग होती है ढाका में, एंड उस मीटिंग में दे डिसाइड टू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी विच वाज कॉल्ड दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उससे पहले क्या होता है कि जब ये मूवमेंट होता है तो उस वक्त वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उनके पास ये लोग गए और उन्होंने कहा कि हमको आप लोगों ने हुकूमत हमसे छीनी थी तो हमें वापस करिएगा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अगर इफ़ यू वांट टू लुक आफ्टर मुस्लिम इंटरेस्ट तो देन यू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी। अब फ़र्क ये था कि मुस्लिम लीग वॉज अ पार्टी दैट लुक्ड आफ्टर मोर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इलीट, एंड द कांग्रेस पार्टी वॉज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो सबको साथ लेके चलती थी। वहाँ पे मुसलमान भी था, ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी था, बनिया भी था, दलित भी था, मतलब उसमें ट्राइबल्स भी थे, मतलब हर किस्म का आदमी था, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस वजह दैट इज़ द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अब आ गया इशू पार्टीशन का। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये मतलब अमेरिकन का प्रेशर था अंग्रेज़ों पे कि साहब आपने मतलब 5 करोड़ लोग मर गए हैं पूरी दुनिया में, पूरा यूरोप तबाह हो गया है लिबर्टी के नाम पे, कि आपने फैसिज्म से लड़ाई करी, हिटलर को हटाया, मसोलिनी को हटाया, जापानीज़ को हटाया, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि साहब ये हम लिबर्टी के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं और आप खुद कॉलोनीज रख रहे हैं, तो आप इसको आज़ाद करिए। तो पहले तो ये था कि साहब इंडिया एज ए यूनाइटेड इंडिया आज़ाद हो, क्योंकि तब तक थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म आने लगा था। तो ये नहीं चाहते थे कि कोई मतलब इंडिया जो है किसी मतलब तरीके से कम्युनिस्ट फोल्ड में चला जाए, क्योंकि पॉलिसीज कांग्रेस की भी थोड़ी सी लेफ्टिस्टी थी। तो उनको ये खतरा था अमेरिकन्स को। हाँ, अमेरिकन को। तो मगर क्या हुआ था कि 1939 में जब वॉर चल रही थी और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी और उनसे कंसल्ट किए बगैर उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये कौन सा तरीका है, जब हम लोग एक इलेक्टेड आपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई है तो आपने हमारे कंट्री को कैसे कमिट कर दिया फॉर वॉर जब आपने हमसे पूछा ही नहीं। तो उस वक्त कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था। तो फिर अंग्रेज़ गए अमेरिकन के पास, उन्होंने कहा कि साहब देखिए इंडिया को पार्टीशन करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कांग्रेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो देन अ स्ट्रेटेजिक टेरिटरी वाज क्रिएटेड विच इज़ व्हाट यू कॉल्ड पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है वो अगेन वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी लाइक कश्मीर इज सिटिंग ऑन द अंडरबेली ऑफ चाइना, और एट दैट टाइम व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। अब मैप देखें तो वो है और इंडियन ओशन के ऊपर बैठा हुआ है बिल्कुल, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बिल्कुल बगल में है।
राइट। ठीक है। इनफैक्ट बलूचिस्तान एक टाइम पे वाज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ओमान। ये तो आई थिंक 50s में कहीं पाकिस्तान ने खरीदा था। एक टाइम पे वो हमें भी ऑफर हुआ था, मगर देन पाकिस्तान बॉट इट। मतलब पाकिस्तान का क्रिएशन और ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे उस टाइम के ये थे। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में कश्मीर में क्या हो रहा होता है कि पैरेलल टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, तो कश्मीरीज ने महाराजा के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया। तो जब महाराजा के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया तो अलॉन्ग साइड, जैसे हम लोग के टाइम पे जहाँ पे हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1931 में, उनके यहाँ पे एक रीडिंग रूम पार्टी खड़ी हुई और क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हो गया। अच्छा। एंड 1932 में दे क्रिएटेड व्हाट वाज कॉल्ड द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ओके। बट बाय दैट टाइम इन बिटवीन क्या होता है कि नेहरू जी की शेख अब्दुल्ला से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि नेहरू जी के दिमाग में ये था कि कश्मीर जो है वो हमेशा कि ये हिंदुस्तान के साथ आना चाहिए। तो दोस्ती होती है, तो उनने उनसे कहा कि साहब, बिकॉज बाय 1932-33 पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टीशन वाज ऑलरेडी बिकमिंग रियल, ये सबको पता था, कोशिश की गई मतलब 47 में जाके हुआ है मगर वो उसके इंडिकेशंस आने लगे थे 32 में कि ये हो सकता है। अच्छा। तो उनने शेख अब्दुल्ला से कहा कि साहब, आप पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान अगर कभी बनता है तो उसमें आप क्या करेंगे। और आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज। एंड इनफैक्ट पंजाब का 60% पोर्शन ऑफ यूनाइटेड पंजाब वेंट टू पाकिस्तान। करेक्ट। So, in that background, Sheikh Abdullah then created the National Conference in 1938, where he then included Dogras and Pandits into his party. तो आप ये मतलब एक इक्वेशन बनती है। और जब पार्टीशन हो जाता है तो उस वक्त महाराजाज को ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया या पाकिस्तान के साथ चले जाइए। तो बहुत बड़े सारे महाराजाज जो हैं वो करते रहे। मतलब आई रिमेंबर कि जिन्ना वाज नेगोशिएटिंग इवन विद द महाराजा ऑफ जोधपुर, महाराजा बीकानेर, कि आप पाकिस्तान आ जाइए। अच्छा। तो ऑब्वियसली वो मतलब कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि वो सब हिंदू डोमिनेटेड टेरिटरीज थी, तो वो गए नहीं। अब जैसे उन्होंने नवाब जूनागढ़ को कोशिश की थी, अल्टीमेटली वी हैड टू टेक जूनागढ़ थ्रू पुलिस एक्शन बिकॉज पॉपुलेशन वाज हिंदू मेजॉरिटी। हैदराबाद अगेन वाज वांटिंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब वो कैसे हो सकता था, बीच में पूरे हिंदुस्तान के बीच में एक होता, तो अगेन वी हैड टू डू इट। ट्रैवनकोर फॉर अ लॉन्ग टाइम अच्छा वाज वांटिंग टू कीप इंडिपेंडेंस, तो उनका भी फिर अल्टीमेटली नेगोशिएट करके उनको भी एसिमिलेट किया गया। तो ये नहीं था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर था, इट वाज 4 स्टेट्स। बाद में जम्मू कश्मीर वाज द लास्ट। तो महाराज जम्मू कश्मीर ने ये कहा था पाकिस्तान और इंडिया के साथ कि आप एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करिए जब तक हम डिसाइड नहीं करते। देन व्हाट हैपेंस इज कि दैट जिन्ना वांटेड टू इन्वेड कश्मीर, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि हिंदू महाराजा जो है वो पाकिस्तान में आसानी से आएगा नहीं। मगर उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडिया की आर्मी जो है वो डिवाइड हो रही थी। तो जब डिवाइड हो रही थी तो डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो एक ही आर्मी थी। करेक्ट। तो जब वो डिवाइड करने लगे पाकिस्तान आर्मी को, तो देयर वाज वन फील्ड कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल ऑकनलेक। ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी और वो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी थे। तो उनको जब ये कहा गया कि हम कश्मीर में घुसना चाहते हैं, तो ऑकनलेक को भी आइडिया ये था कि सब अगर पाकिस्तान के घुसती है कश्मीर में तो हिंदुस्तान भी नहीं छोड़ेगा, तो लड़ाई होनी। तो उसने कहा कि सब हम कमांडर इन चीफ 2 ऐसी आर्मीज के साथ कैसे हो सकते हैं जो दोनों आपस में लड़ रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे। तो देन दे डिसाइडेड टू सेंड इन द कबालीज। तो कबालियों का रेड जो है फिर वो शुरू होता है। उस कबालियों के डर के से फिर महाराजा जो हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट श्रीनगर तक पहुंच गए थे, तो महाराजा ने फिर इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो ये बैकग्राउंड है कश्मीर कैसे आया, उसकी पूरी क्या मेंटालिटी। अब ये हो जाता है, इंडियन फोर्सेस लैंड करते हैं और फिर हम पुशबैक शुरू करते हैं। साल भर लड़ाई चलती है। साल भर के बाद जो है पार्टीशन कंप्लीट हो जाता है पाकिस्तान आर्मी का। फिर पाकिस्तान आर्मी एंटर करती है कश्मीर में। तब क्या होता है कि डिसाइड ये किया जाता है, क्योंकि अब लड़ाई जो है लंबी खिंच रही है। तो दैट टाइम नेहरू जी डिसाइडेड कि भाई हम ये लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे तो नेशन बिल्डिंग कब होगी। तो ही सेड कि यहाँ पे ख़त्म करो लड़ाई को, सीज फायर कर लो और लेट अस देन स्टार्ट रीबिल्डिंग अ नेशन।
So that is why you have a partitioned Kashmir, and that is why the ceasefire took place. जिसको POK बोलते हैं. जिसको POK बोलते हैं या आप POJK बोलते हैं. ओके. मगर फनी पार्ट इज कि इधर कश्मीर के का ज़्यादातर हिस्सा जो है, ज़्यादातर क्या पूरा हिस्सा हमारे पास है. जो हिस्सा उनके पास है वो दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द पहाड़ी स्पीकिंग पीपल. तो ये जो सिचुएशन बनती है 48 में, मतलब जब सीज फायर हो जाता है और ये स्टेट इस तरह की बन जाती है, तो ये हमारे पास फिर स्टेट बन जाती है. अब ये कि उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर है फॉर बाय द UN एंड वेस्टर्न पावर्स, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग इंग्लैंड वांटेड की दैट कश्मीर शुड गो टू पाकिस्तान. उनको क्या फ़ायदा होता है इससे? क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेन देयर एलाई. इंडिया के ऊपर वो डाउट करते थे. अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, उस वक्त तो ब्रिटिश वॉज ऑल्सो बिग पावर, वो डाउट करते थे. तो उनको ये चाहिए था कि साहब हमारे पास एक यहाँ पे एलाई हो. दैट इज़ द रीज़न वाई दे क्रिएटेड पाकिस्तान. तो दे वांटेड कि पाकिस्तान के पास अगर कश्मीर होगा तो एक्सेस टू चाइना एज वेल एज एक्सेस टू सोवियत यूनियन आसान हो जाएगा. स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए दूसरी वजह थी. करेक्ट. हमारी वजह क्या थी सर? हमारी वजह ये थी कि जब कश्मीरी हमारे साथ आना चाह रहा था तो हमको ये साबित करना था कि सेक्युलर इंडिया वाज आल्सो अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स कुड लिव. तो वो जो टू नेशन थ्योरी जिन्होंने प्रोपाउंड की थी कि जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, तो कांग्रेस वांटेड टू गिव अ काउंटर टू दैट. कि सेकुलरिज्म में रह सकते हैं. रेगुलरिज्म में रह सकते हैं. एंड दैट बिकॉज इंडिया वॉज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, तो उसने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया था. नहीं तो पाकिस्तान की तरह हम भी हिंदू मुस्लिम स्टेट, हिंदू स्टेट बना सकते थे. तो दैट वाज द लॉजिक एट दैट टाइम. अब ये एक बड़ा सवाल लोग उठाते हैं कि साहब उस वक्त वाई डिड वी गो टू द UN. अब अगर हम UN ना जाते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता कि UN फोर्सेस एंटर ना कर जाती. और हम उस पोजीशन में नहीं थे कि हम UN फोर्सेस को एंटर करने से रोक पाते. तो हम UN चले गए और उसके लिए हमने एक यहाँ पे कश्मीर कमेटी बना के, विच वॉज हेडेड बाय गोपाल स्वामी अयंगर, who had at one time even remained Prime Minister of J&K state. He headed that committee, and then they elected a constituent assembly and Constitution of Jammu and Kashmir was made. इसकी पहली लाइन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया कि आप उसको सेटिस्फाई करिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि साहब हम इस डिस्प्यूट को एक्सेप्ट करते हैं, और मगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसा बनाया कि वो कश्मीर कभी हमारे हाथ से जाए ना. वो दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम. क्योंकि आज आप एक ग्लोबल पावर हैं, एक मिलिट्री पावर हैं, आपके पास मतलब दुनिया आपकी बात सुनती, मगर उस वक्त क्या थे हम? एक कॉलोनी से निकले हुए गरीबों का मुल्क था. करेक्ट. जिसको बहुत लूट लिया था ब्रिटिशर्स ने. क्योंकि जब मतलब मेरे ख्याल से मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया इज टू कंट्रोल ऑलमोस्ट 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP. 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP. अच्छा. अब अंदाज़ा लगाइए कि उस वेल्थ को लेके अंग्रेज़ों ने मतलब हमें कहाँ पे खड़ा कर दिया. तो हमें वापस जाना था. तो ये सिचुएशन थी उस वक्त, एंड दैट इज़ वाई वी क्रिएटेड दैट अरेंजमेंट. देन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बहुत ऑल्टर किया. जैसे पहले स्टेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत कहलाते थे, वज़ीर आज़म और सदर रियासत जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में. उसको डाइल्यूट करके मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बनाया गया. पहले सदर रियासत जो है वो उनका ही होता था. बाद में फिर गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो धीरे धीरे करके जो ये कर लिया गया. तो द लास्ट थिंग दैट हैपेंड आई थिंक वाज जब GST आपने अप्लाई करी. तो जब GST अप्लाई हो गई देन मीन्स कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपने कर दिया. करेक्ट. जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता तो फिर बाकी तो इस मतलब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की उतने मीनिंग रहते नहीं. अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. करेक्ट. तो दैट हैड प्रोसेस हैज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. सो GST से पहले भी तो हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था. नहीं, GST इज अ यूनिफाइंग इंटीग्रेशन ना, बिकॉज आपने फिर सभी के टैक्सेशंस और आपने फंड एलोकेशन जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया ना. पहले तो हर स्टेट का अलग वैट होता था. किसी में महाराष्ट्र का मुझे याद है कि उस टाइम पे अलग होता था बिल्कुल ही, कि अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो तो आपको अलग एक्स्ट्रा टैक्स बोलते थे, मेरे को नाम नहीं आता. वैट तो था ही एक. और आप एक्सरसाइज करते थे ना. एक्सरसाइज भी करते थे.
एक्साइज ड्यूटी जो है ना एक्साइज ड्यूटी वो लगती है। प्लस एक और टर्म थी सर, और मैं भूल रहा हूँ वो चीज़, Okay. वो सिर्फ महाराष्ट्र जाने में, पुणे जाने में स्पेसिफिकली होता था। Okay, I'm not देयर aware, वाज सो but मेनी but एम्बिग्यूटीज every अराउंड इट। state had its own local laws. Correct. Now, this is the general background to what how it became part of it, and जो ये बड़े सवाल उठते हैं कि 370 क्यों हुआ, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, तो 35 से क्या हुआ, ये इसके ये बैकग्राउंड थे। 35 से का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इट केम बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1956। क्या है 35 से? 35 से कुछ नहीं था, वो इट इज़ बेसिकली ये कह रहे था कि द लॉज ऑफ द महाराजा दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू 1947 दैट वुड अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई एग्जाम्पल जो जिसपे एक्चुअली पूरा डिस्प्यूट उठा वो दैट वाज राइट्स ऑफ विमेंस राइट्स टू प्रॉपर्टी। बट बेसिकली क्या हुआ था कि जब ये स्टेट बनी है 1860 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जब अंग्रेज़ों ने जो सिख किंगडम है उसको टेक ओवर किया था, तो उस वक्त राजा जम्मू गुलाब सिंह वो बेसिकली वो एक महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में एक सिपाही थे, और उनके दोनों भाई भी थे। उनके जो बड़े भाई थे ध्यान सिंह, वो अपनी काबिलियत की वजह से ही हैड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सिक्स स्टेट। And after Ranjit Singh's death also, Dhyan Singh had a major role to play in the politics, क्योंकि रंजीत सिंह के मरने के बाद उनके कोई ग्रैंडसन मतलब सन्स एंड ग्रैंडसन का मतलब 1-2 साल के अंदर मतलब 9-10 मर्डर हुए, और अल्टीमेटली वो दिलीप सिंह को मतलब उनने राजा बनाया जो छोटी उम्र का था। और बीबी चांद कौर करके उनकी एक वाइफ हुआ करती थी। उन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मतलब एक नेगोशिएट किया, एक मतलब उनकी एक सीक्रेट नेगोशिएशंस चले थे, एंड देन दे ब्रिटिश इन्वेडेड द सिख किंगडम। अच्छा। जब सिख किंगडम इन्वेड कर लिया तो जब उन्होंने टेरिटरीज टेक ओवर की तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे बहुत हो गए थे ये लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, तो अब उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो उनने कश्मीर का जो है हिस्सा था वो उनने राजा गुलाब सिंह को बेचा था 75 लाख रुपए में। अच्छा, उस टाइम पे 75 लाख में पूरा कश्मीर? पूरा कश्मीर। अच्छा। तो बेसिकली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज परचेज्ड बाय, और रादर कश्मीर वाज परचेज्ड बाय द राजा ऑफ जम्मू 1860, एंड उसके बाद उसको चुनने टेरिटरीज लद्दाख की तिब्बत से ली थी। तो 1905 तक उनके कॉन्क्वेस्ट शुरू होते रहे। बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उनको रोका था ये कहते हुए कि सब हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली डिफिकल्ट हो रहा है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पार्टीशन का आपको मैंने बता दिया कि वो कबालीज के रेट से क्या हुआ। करेक्ट। नाउ व्हेन यू कम बैक टू आवर करंट प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्टेड इन 1953। 1953 में क्या होता है कि दैट क्योंकि दिस एंटायर डिस्कशन वाज गोइंग ऑन अबाउट ये प्लेबिसाइट, द फेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड, यहाँ पे प्लेबिसाइट होनी है, तो ये सब यूएन रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन 2 हैं। एक यूएन रेजोल्यूशन कहता है कि सब पाकिस्तान विल वकेट द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय देम एंड द इंडियन आर्मी विल टेक ओवर दोज टेरिटरीज, एंड आफ्टर 6 months वहाँ पे प्लेबिसाइट कराया जाएगा। जो पीओजे के है उसकी बात कर रहे हैं? फॉर द होल स्टेट। अच्छा, फॉर द होल स्टेट। क्योंकि ऑलरेडी 40% हमारे पास 40% नहीं 60% के करीब हमारे पास था। अब तो खैर क्योंकि चाइना ने एक्साइजन ले लिया तो नाउ वी हैव ओनली 40% ऑफ द टेरिटरी। तो बाकी टेरिटरीज पाकिस्तान के पास थी। तो उस वक्त ये था कि वो वकेट करेंगे, इंडियन आर्मी विल टेक ओवर द एंटायर स्टेट एंड विद इन 6 months होल्ड प्लेबिसाइट। उस पर पाकिस्तानियों ने ऑब्जेक्ट किया था। अब ये पार्ट जो है ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो लोग कश्मीर में ज़्यादातर लोग कहते रहेंगे कि अब रायशुमारी मगर ये कि वो प्लेबिसाइट के लिए भाई दोनों कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी तो ऑनर करना चाहिए ना। प्लेबिसाइट क्या होता है सर? प्लेबिसाइट इज़ व्हेन यू होल्ड अ रेफरेंडम, मतलब वोटिंग टू डिसाइड कि पाकिस्तान कश्मीर किस तरफ जाना चाहता है, इंडिया के साथ या पाकिस्तान। पब्लिक वोटिंग, हाँ, कि कहाँ पे जाए पाकिस्तान पे जाए या इंडिया पे रहे। कश्मीर वाले लोगों को ये राइट होना चाहिए वोट करने का। हाँ। अच्छा, दैट वाज पार्ट ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन। सो बट ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना पाकिस्तान ने उसको ऑनर किया, और जब उन्होंने नहीं किया ऑनर किया तो हमें भी कोई। बट वोटिंग हुई थी ना। अच्छा, मतलब उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं ना। ओके।
क्योंकि उसकी वजह थी ना कि आप पहला रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो वकेट करते, हम टेक ओवर करते, करेक्ट, तो वो जब उसके लिए तैयार नहीं थे तो फिर प्लेबिसाइट क्या होना था। सही बात है। सो इन दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द प्लेबिसाइट नैरेटिव, जो प्लेबिसाइट की बात चलती उस वक्त कश्मीर में फ्रीडम जो है वो ज़्यादा एक नैरेटिव था उनका। आज भी अगर आप बात करिएगा तो कश्मीरी जो है वो प्रेफर करेगा कि फ्रीडम हमको चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए हमें। इंडिपेंडेंस। अच्छा, बट उनको क्या बेनिफिट मिलता है इंडिपेंडेंट होने से? उनको लगता है कि हम पाकिस्तान में भी हमारी दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि उनको इकोनॉमी दिख रही है वहाँ की, या जिस जो हालात अभी इकोनॉमी पाकिस्तान से में। ज़्यादा बेसिकली उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी डोमिनेशन है उसमें वो गायब हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने तब भी उनके लिए एक आइडेंटिटी तो मेंटेन रखी है ना। करेक्ट। हम जो कुछ भी कहिए, हिंदुस्तान ने एक डेवलपमेंट तो वहाँ पे किया है, मतलब आज आप कश्मीर में जाइए तो डेवलपमेंट के नाम पे तो कोई ऐसी कसर है नहीं, जितना भी लोग कहें। बिल्कुल, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी चीज़ें तो प्रोग्रेसिव हो रही है वहाँ हो पे। रही हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये चीज़ तो थी, मगर अब सेंटिमेंट एक बड़ी अलग चीज़ होती है। डेवलपमेंट से सेंटिमेंटल इश्यूज जल्दी एड्रेस नहीं होते। उसके लिए सेंटिमेंट के लिए आपको सेंटिमेंटल इश्यूज ही एड्रेस करने होते हैं। तो उस वक्त ये जो चल रहा था इस पूरे बैकग्राउंड में, शेख अब्दुल्ला को 1953 में शेख अब्दुल्ला का स्टेचर जो है कश्मीरी के माइंड में तकरीबन जिसता हमारे दिमाग हमारे माइंड में महात्मा गांधी के लिए था, उससे ज़्यादा उनके माइंड में था कश्मीरीज के लिए। अच्छा, तो उस टाइम पे मतलब जैसे कलमा है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहाँ पे लोग कहते थे कि शेख अब्दुल्ला रसूलुल्लाह, मतलब लिटरली उसको रसूल के स्टेटस पे ले गए थे। तो 53 में क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करा जाता है। उसकी एक पॉलिटिकल वहाँ पे बैकग्राउंड बनता है कि शेख अब्दुल्ला ने कोई स्पीच दे दी थी वहाँ पे, जहाँ पे उनने ये कहा था कि कश्मीर का फेट जो है अनडिसाइडेड है। तो और मतलब उससे ज़्यादा कुछ कह गए थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि व्हाट ही सेड, बट ये है कि उनको फिर अरेस्ट किया जाता है, उनकी सरकार डिसमिस होती है और उन्हीं का एक जो लेफ्टिनेंट था, मतलब उनका ही जो 2IC था बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनकी सरकार बना दी जाती है। उसके बाद 22 साल के लिए वो इधर उधर करते करते वहाँ पे मतलब सरकारें बनती हैं। और इस सरकार के कौन बना रहा था? सरकार ही बना रही थी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, मतलब वहाँ पे मैनिपुलेट पूरा किया गया था। उसके बाद 1964 में क्या होता है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद को कामराज प्लान के तहत रिज़ाइन करना पड़ता है, एंड देन दे अपॉइंट चीफ मिनिस्टर कॉल्ड मीर सादिक। उनके ज़माने में फिर ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, गवर्नर बन जाता है, जैसे बाकी स्टेट्स में। और फिर धीरे धीरे यूनियन लिस्ट की 97 आइटम्स में से 94 कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। व्हाट इज़ दैट? यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? There are a lot of examples. I mean, offhand I will not be able to tell you, but like Okay. if you take the major decisions, like border है, territory है, ये सब चीज़ें यूनियन लिस्ट में आती गॉट इट। हैं। So there are 3 lists. There's a union list, there's a state list, and the concurrent list in the constitution. तो यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस लेगी। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों कर सकते हैं, एंड स्टेट लिस्ट इज व्हाट कि जिसमें सिर्फ स्टेट कर सकती है। ठीक है। जैसे लैंड है, रेवेन्यू है, इसमें ज़्यादातर स्टेट ही के लॉज चलते हैं, उस पर यूनियन लिस्ट नहीं आता है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है ना ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई थी वहाँ पे। मीर सादिक की डेथ हो जाती है इन ऑफिस एंड दे अपॉइंट मीर कासिम। 1975 में 1971 की लड़ाई होती है और बांग्लादेश क्रिएट होता है। तब मिसेस गांधी को एक समझ में आता है, इंदिरा गांधी को, कि इस वक्त पाकिस्तान पिट गया। तो व्हाट शी डज इज देन शी आस्क्स फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला टू टॉक टू पाकिस्तान अबाउट कि कश्मीर का क्या करना है। अच्छा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके थे और उनने संदेशा ये दिया था कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो हिंदुस्तानी देने को तैयार हैं आप उस पर एग्री कर जाइए। तो शेख अब्दुल्ला के साथ उस वक्त इंदिरा शेख अकॉर्ड होता है 1975 में, एंड शेख अब्दुल्ला जो 22 साल मतलब कभी अंदर कभी बाहर रहे थे, ज़्यादातर अंदर ही रहे थे, वो और उन्होंने एक वो शुरू किया था एक पार्टी विच वाज कॉल्ड द प्लेबिसिट फ्रंट। शेख अब्दुल्ला फिर
चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर के विद द कांग्रेस मेजॉरिटी. ही इज द सोल मेंबर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस. और 78 में फिर वो इलेक्शन कराया जाता है. 77 में एक्चुअली. बाय दैट टाइम इंदिरा गांधी इज नॉट इन पावर, बट जनता गवर्नमेंट आ जाती है. वो इलेक्शन होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्स इन मेजॉरिटी. 82 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है. वो फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर. 83 में एक और इलेक्शन होता है. वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है. अब क्या होता है कि 1984 में शेख फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक ऑपोजिशन का कॉन्क्लेव करते हैं कश्मीर में. ऑपोजिशन का कॉन्क्लेव मतलब ऑल इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं. अच्छा. इकबाल पार्क में. और मुझे मतलब कश्मीर में ये लोग सुनाते हैं कि एक बंगाली मिनिस्टर थे, वो खड़े होकर उन्होंने भारत माता की जय करी थी, वो पूरा कश्मीर रोड के भारत माता की जय कर गए थे. तो वो उस वक्त एक मतलब एक सिचुएशन बन रही थी कि एक पॉलिटिकली भी मतलब नेशनल मेन स्ट्रीम में एक मतलब वो बनना शुरू हुआ था कश्मीर में. बट दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी. अच्छा. And then what they did was that they broke away 11 MLAs of the National Conference, supported it with the Congress MLAs of Jammu and Kashmir, and formed a government under Ghulam Mohammad Shah, who was Farooq Abdullah's brother-in-law. And actually trouble जो है वहाँ से शुरू होती है. ओके. क्योंकि अब क्या होता है कि 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार जब डिसमिस होती है और फिर 22 साल आप पपेट सरकार चलाते हैं, उसके बाद 1984 में आप उनके बेटे की सरकार डिसमिस करते हैं. तो तब ये हो जाता है कि अब जो है कि हिंदुस्तान हमें अपनी हुकूमत नहीं चलाने देगा. इसके बैकग्राउंड में हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 1948 में जब कबाली आए थे तो कश्मीरियों ने रेजिस्ट किया था. 1965 में जब उनने रेडर्स भेजे थे ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, जिसके बाद 1965 की वॉर भी हुई थी, उस वक्त भी कश्मीरीज ने रेजिस्ट किया था. मगर अब जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया. ये थ्रू आउट कश्मीरी के माइंड में कि ये हमेशा वो था कि प्लेबिसाइट होगा, हमारा फेट डिसाइडेड नहीं है, और एक प्रो पाकिस्तान लॉबी थी वहाँ पे. इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते. मगर ये कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान को ये मेजॉरिटी कश्मीरी रेजिस्ट करता था. पहाड़ी मुसलमान में थोड़ा बहुत उनके लिए थी हमदर्दी. अब ये क्या होता है कि 84 में जब ये होता है तो पाकिस्तान को फिर मौका मिलता है. और आप देखिएगा तो इट्स ऑलवेज अ 20 ईयर गैप्स, 48 to 65, 65 to 84 लगभग. When a generation changes. Correct. So with the generational change they got this opportunity. अब जब ये हुआ तो एक्चुअली ट्रबल स्टार्टेड देन. एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग एपिसोड कि एक फिल्म चल रही थी लायन ऑफ द डेजर्ट, एंटनी क्विन की मूवी है, विच इज़ बेस्ड ऑन लिबियन लिबरेशन लीडर कॉल्ड उमर मुख्तार. वो बड़ी पॉपुलर थी. उसकी स्क्रीनिंग के बाद जो है वो पूरे सिनेमा हॉल में एंटी शेख अब्दुल्ला, एंटी इंडिया नारे लगने लगे कश्मीर में. उस सिनेमा हॉल में रीगल सिनेमा था, पैलेडियम मतलब रीगल चौक में. और वो नारे लगते हैं, वो लोग बाहर निकल के आते हैं, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करती है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट्स. तो ये सब जब हो जाता है तो वो एक वहाँ पे मतलब एक जनरल सी मतलब अपसर्ज होने लगता है. बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट होने लगते हैं, राइटिंग होने लगती है. एंड गुलशाह की हुकूमत मेरे ख्याल से 14-15 महीने चली. उसमें मेजॉरिटी टाइम कश्मीर जो है कर्फ्यू में ही था. तो कश्मीरी मजाक में उनको गुल कर्फ्यू कहने लगे थे. तो अब ये बैकग्राउंड बनता है. फिर गुलशाह गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड अगेन आफ्टर 15 months. And then in 87 what happens is the Congress forces the National Conference into an alliance. अच्छा. Alliance between Congress and National Conference. Okay. अब उसकी ऑपोजिशन में जब दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जब अलाई करती हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है. तो उस वैक्यूम में एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खड़ी हो जाती है. और वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो खड़ी होती है वो अब उस पर आ जाता है. अब वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को डर लगने लगता है कि शायद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अगर सीट्स ज़्यादा ले गई तो कहीं ये ना हो कि कोई असेंबली में ऐसी रेजोल्यूशन आ जाए जो आज़ादी की बात करे या कुछ ऐसा हो जाए. तो इलेक्शंस में एलिगेशंस होते हैं कि वो रिग की जाती है. अच्छा. ओके. तो वो रिगिंग ऑफ इलेक्शंस इन 87 जो है उसका वो ट्रिगरिंग पॉइंट बनता है फॉर दिस मिलिटेंसी. ये तो आप सच ही बोल रहे थे जब आपने शुरुआत किया था कि कोई एक इंसिडेंट नहीं है. देयर आर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड.
So that what happens is that with that rigging of the elections, the credibility of Farouk's government, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है बहुत क्वेश्चनेबल होती है और उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट होते हैं बाय द कश्मीरीज। बाय द कश्मीरीज। और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि जहाँ पे कहते हैं कि अमीरा कदल कंस्टिट्यूंसी में फारूक अब्दुल्ला's ब्रदर इन लॉ महिदीन शाह वाज कंटेस्टिंग एंड मतलब वो कहते हैं कि लिटरली शाम तक वो हार रहा था और फिर अचानक वो जीत जाता है। और जो उनका ओपोनेंट था उसका नाम था सैयद यूसुफ शाह। और ये कहते हैं कि वो शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में ले जाके उनकी कुटाई भी होती है और उनके पॉलिटिकल एजेंट्स की भी। नाउ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट यू नो यूसुफ शाह एज सैयद सलाहुद्दीन हु इज़ द चीफ ऑफ द हिजबुल मुजाहिदीन, कश्मीर बिगेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, वो था यासीन मलिक, उनका पॉलिटिकल एजेंट था जिसने जाके JKLF बनाई कश्मीर में। JKLF तो खैर बन चुकी थी बट जो उसने JKLF को चलाया कश्मीर में। तो ये आप देखिए कि पॉलिटिकल जो डिनायल था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, उससे मिलिटेंसी कैसे क्रिएट होती। आपने अपराइजिंग तो खुद ही उठते हुए देखी होगी जब आप वहाँ थे। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे वो पॉपुलेशन के अंदर रिवोल्ट होता है और पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो नौजवान लड़के जो हैं वो यहाँ से इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको भेजते हैं और उन क्राउड्स के अंदर जो है वो जो बड़ी बड़ी क्राउड्स निकलती हैं उसके अंदर आपको वेपन के साथ भी मिलिटेंट्स दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ व्हेन द ट्रबल स्टार्ट्स। सो दिस ये शुरू हो जाता है लेट 88-89 में और 90s में करीब ये पीक पे आ जाता है, जो इंसिडेंट्स बहुत होने लगते हैं। फिर देन देयर इज़ अ पुश बैक, फोर्सेस आ जाती हैं, फिर कंट्रोल होता है, फिर मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। तो फिर धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन में सैनिटी आने लगती है। एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन आता है इन 1994 जब जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। तो इंटेलिजेंस का फ्लो जो है वो थोड़ा अच्छा होने लगता है ऑपरेशनली, देन दैट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट। बट दी एंड फिर उसके बाद धीरे 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 एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे करते 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 मतलब दैट्स एन ऑपरेशनल डिटेल जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कैन गेन दी अपर हैंड। इस बीच में बहुत सारी इंसिडेंट्स होते हैं, सीजर हजरत बल होता है, शरार शरीफ जलता है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फिर आपका एक और टर्निंग पॉइंट आता है, दैट इज़ द इलेक्शन ऑफ 2002। 2002 में क्या होता है कि तब तक मुफ्ती सईद हैज़ क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ कॉल्ड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP। मुफ्ती सईद वॉज ओरिजिनली अ कांग्रेसमैन, फिर वो जनता पार्टी के साथ चले गए थे जब वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आई थिंक उनकी बेटी किडनैप भी होती है उस ज़माने में, रुबिया सईद, जिनके रिलीज़ करने में फिर वो 4 JKLF के मिलिटेंट्स छोड़े जाते थे। देन व्हाट हैपेंस इज कि दैट ही मूव्स अवे एंड क्रिएट्स हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। 2002 में वो क्या होता है कि ही विन्स अबाउट 16 सीट्स। ओके। और कांग्रेस सपोर्ट से ही फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, कांग्रेस सपोर्ट एंड सम इंडिपेंडेंस के साथ ही फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दैट उस जमाने में क्या होता है कि दैट कंपेटिटिव पॉलिटिक्स आ जाती है। तो अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हैं तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि आप PDP के साथ चले जाइए। तो उस कंपेटिटिव पॉलिटिक्स की वजह से जो सेपरेटिस्ट का जो था, क्योंकि पहले क्या था कि अगर आपको मेन स्ट्रीम पार्टी से नाराजगी है तो आप सेपरेटिस्ट कैंप में चले जाते हैं। तो अब आपके पास कंपेटिटिव पॉलिटिक्स आ जाती है, PDP आ गई, PDP आ गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेपरेटिस्ट की पोजीशन कमजोर हो जाती है। एंड देन दे ओपन अप ट्रेड रूट्स, ओवरलैंड रूट्स टू पाकिस्तान। वो बहुत इफेक्टिव इसलिए प्रूव हुआ क्योंकि जब वहाँ के लोगों ने आके यहाँ देखा और यहाँ के लोगों ने जाके वहाँ देखा तो उनके समझ में आया कि फ़र्क कितना है। तो वहाँ पे लिटरली एक मजाक होता था कि जब हमारी तरफ के कश्मीरी जो थे वो अपने रिश्तेदारों को लेके आते थे तो वो उनसे कहते थे कि तुम्हारे यहाँ पे इस तरह की असेंबली है क्या, तुम्हारे यहाँ पे इस तरह का स्टेट सेक्रेटेरिएट क्या है क्या। तो उनने आके देखा कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट था, POK के अंदर तो मतलब बहुत बुरी हालत है, आज भी बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ पे कम से कम इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर अपने डिसीजंस लेता था, कभी कभी चीफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाई भी कर लेता था। पाकिस्तान के अंदर वो कितना भी उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी है, वो भी मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में एक जॉइंट सेक्रेटरी है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, POK की गवर्नमेंट चलाता है।
अच्छा। तो उनने फ़र्क देखा, यहाँ पे तो मतलब कहने के लिए वो आज़ाद थे, मगर वो इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। यहाँ पे तो आज़ाद थे वो, यहाँ पे तो एक्चुअली आज़ादी थी उनको, क्योंकि यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर उनका अपना था। खुद के यहाँ से उठा हुआ था। करेक्ट। तो उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा साइकोलॉजिकली। तो आप देखिएगा कि उसके बाद जो है वो डिक्लाइन मिलिटेंसी में, स्टेटिस्टिक्स में बड़ा रैपिड होता है। डिक्लाइन तो हो ही रहा था, बट साइकोलॉजिकली जो वो इम्पैक्ट हुआ उससे काफ़ी और ज़्यादा स्पीड से और डिक्लाइन स्पीड हुआ। से डिक्लाइन हो गया। अब ये कि सेंटिमेंट को निकलते 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 टाइम लगता है। तो इफ़ वी आर एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट इमोशनल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस, देन तो सॉल्व हो सकता है तो मतलब। आप इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये है कि भाई आपके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के पास। अब जैसे रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए हैं JNK के अंदर, वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने किए हैं। अब टेक्नोलॉजी के यूज़ से वो इन्फिल्ट्रेशन तो कर लेते हैं, इधर उधर वो घूमते घामते इंसिडेंट्स कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो चलेगा, उसको भी कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सकता है कि वो ख़त्म किया जाए, और काफ़ी हद तक ख़त्म किया भी गया है। आप देखिएगा इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए, बिकॉज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वो पोस्ट 99 करगिल लड़ाई के बाद, जब एक साल में 2100 से ऊपर इंसिडेंट्स हुए थे। आप वहीं थे उस टाइम पे? अच्छा। और नाउ यू सी के दैट दे आर लेस देन 100। तो जब सर ये 1999 जब आप बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2100 इंसिडेंट जब हुए थे, तब आपका पर्सनल वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ करता था? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होगा, मतलब ये कि क्या देखते थे आप वहाँ पे होते हुए लोगों देखिए के साथ? हम लोगों का तो उस वक्त तक ये था कि भाई किसी तरीके से ये मिलिटेंसी को, मतलब मिलिटेंट्स को ढूंढ के और उनको ख़त्म करना था। अच्छा। और हमारी कोशिश ये होती थी अगर हम लोकल मिलिटेंट्स को किसी तरीके से वापस लाएं। मतलब वापस कश्मीर का पार्ट बनाए। नहीं मतलब सोसाइटी में, सोसाइटी अल्टीमेटली में, वो दे वर हाँ। पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी ना। हाँ। तो वो कोशिश हमारी ये होती थी कि इनको वापस लाया जाए, क्योंकि आप देखिए लड़ाई क्या है, लड़ाई तो मन की है ना। अगर हम उस आदमी का मन बदल दें, जो माइंड वॉश किया हुआ है उसका। हाँ, तो वो हमारा फिर दुश्मन रहता नहीं है। ओके। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स अपने सामने होते देखे कि लोग वापस से सोसाइटी का पार्ट बनते थे? हाँ हाँ, अच्छा। मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, बल्कि आपकी इंटेलिजेंस फ्लो तो उसी से बेहतर हुई ना। करेक्ट। जो वापस सोसाइटी में आए वही आपको पूरे बाकी नेटवर्क का एक्सेस दे पाएंगे। नेटवर्क एक्सेस देते हैं, मगर देंगे इसकी दैट आपको उनको कन्विंस करना था ना कि वो गलत रास्ते पे थे। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या किया था कि जैसे हमारा ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था कार्गो, वो कार्गो इसलिए कहलाता था कि जब उसको शुरू किया गया तो कोई बिल्डिंग अवेलेबल नहीं थी, तो एयर इंडिया की कार्गो बिल्डिंग वहाँ खाली पड़ी थी, तो उसी में शुरू कर दिया गया था। तो उसका नाम ही कार्गो पड़ गया। आज भी बात करिएगा तो लोग कहेंगे कार्गो। वहाँ पे जब मैं IG कश्मीर था तो हम लोगों ने अपने, जैसे हमारे ऑफिसर्स भी सब मुस्लिम थे, तो हमने कहा कि सब आप जो हैं भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये मिलिटेंट तो उतना पढ़ा लिखा है भी नहीं, वो पढ़ा लिखा ही बहुत कम होता है। तो आप मतलब वो आपसे बड़ा मुसलमान कैसे हो सकता है? तो आप उससे बात करिए ना, आप उससे पूछिए कि क्या मोटिवेशन है उनका, और उनको कन्विंस करिए। एंड वी वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट डिग्री। क्योंकि देखिए आपको अगर पॉपुलेशन अपने साथ रखनी है तो उसकी एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। ओनरशिप डजंट मीन कि आप टेरिटरी के ओनर हैं, ओनर आप होते हैं लोगों के। व्हेन यू से यू ओन द पीपल, मतलब आप उनको एक्सेप्ट करें और वो आपको एक्सेप्ट करे। और वो आपको एक्सेप्ट करें। लड़ाई तो होती ही है। करेक्ट। तो वो एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए फिर आपको वो लिंकेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। और क्योंकि आप स्टेट हैं तो आपकी को स्टेट की तरफ से एक मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है। बट इन मिलिटेंट्स का नॉर्मली मॉडुलस ऑपरेंडी होता क्या था उस टाइम पे? कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप ऑब्जर्व करते थे कि यार ये प्लेबुक है इनकी? देखिए मिलिटेंसी का प्लेबुक जो है वो बेसिकली वाज ऑन द बेसिस, देखिए कोई भी मिलिटेंसी हो कहीं पे भी हो, रेडिकलाइजेशन के बाद एक, मतलब रेडिकलाइजेशन जब होता है तो रेडिकलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑन द इशू ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो जैसे लोकल कश्मीरीज थे, मैं आपको पाकिस्तान की भी साइकोलॉजी बताऊंगा। जो लोकल कश्मीरीज थे उनके के यहाँ पे ये भर दिया गया था कि सब हमारे यहाँ पे हम कभी भी अपनी रूल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, एक नैरेटिव चलाया गया। अब जो वहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब लुम्पन एलिमेंट होता है ना,
एक अंग्रेजी कहावत है कि पेट्रियाटिज्म इज़ द वास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, क्योंकि और आप उसकी एग्जांपल्स मैं आप दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि दैट ये जो लखेरा किस्म के लोग होते हैं ना, ज़्यादातर आपको ये नैरेटिव बहुत मिलेगा कि सब कश्मीरी पढ़ा लिखा था 90s में जो लोग मिलिटेंट बनने गए थे वो एक अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, मगर उनका एक वो पॉलिटिकल कन्विक्शन था बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन 87। बट लेटर ऑन उसकी मतलब वहाँ पे ये इस तरह के लोग बहुत जुड़ गए थे। तो वहाँ पे मतलब ये कि रिलीजन के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट की। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ। मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के आपको चली गई तो अल्टीमेटली आपने यही सोचना था कि मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ। तो मेरे साथ ज्यादती क्यों हो रही है? कश्मीरी मुसलमान। तो ऑल अदर काइंड ऑफ इश्यूज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू दैट आइडेंटिटी। उसको लेके जो हमारे कश्मीरी नौजवान थे वो चले गए और उनको लगा कि ये मतलब वो है, तो वो पाकिस्तान जाते थे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको लेके आया जाता था। और यहाँ पे फिर उनको एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको आप टारगेट्स देते थे। फिर वो माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट उनने किया, फिर उनने कश्मीरी पंडित्स को भी किया, कश्मीरी पंडित्स को भी किया, टारगेट किया उनने, फिर मुस्लिम्स को भी टारगेट किया। जो इवन मुस्लिम्स हाँ देखिए, who were basically with the government. विद द गवर्नमेंट, विद द नेशनल पार्टी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल पार्टी, उसके बहुत सारे लीडर्स मारे गए। जैसे आज के जो करंट एमपी हैं श्रीनगर के, आगर हुल्ला, उनके फादर बड़े प्रोमिनेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे, तो उनको Assassinate किया, मार दिया गया। इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे हिंदूज़ को ही मारा गया, तो मुस्लिम्स भी किल्ड लार्ज नंबर, पुलिस वाले बहुत मारे गए। अच्छा, ये एक वहाँ पे मतलब सिचुएशन क्रिएट हुई जो एक अपसर्ज वहाँ पे होता है। तो सर आप लोगों को इतना सब कुछ जब ये चल रहा था टर्मोइल, आप ट्रस्ट कैसे करते थे लोगों पे? मतलब क्योंकि आपको नहीं पता कौन किसके साथ है इन ए वे, और एम आई रॉन्ग इन अज्यूमिंग दैट? लाइक हाउ आर यू एबल टू फिगर आउट हु इज़ विद whom एंड किसकी सोच क्या है, किसकी आइडियोलॉजी क्या है, और कौन किस मोटिवेशन से चल रहा है इस टाइम पे? देखिए, लीडरशिप की एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट, इवन इन दी सर्कमस्टांसेस गिवन। बिकॉज आप अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर मेरे पास एक पुलिस फोर्स है फॉर एग्जांपल, हमारे पास थी, अगर हम उसको ट्रस्ट नहीं करते तो हम कैसे ऑपरेशंस करेंगे, हम कैसे इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करेंगे? तो ट्रस्ट तो करना ही करना है। यू कैन हैव अ फ्यू बैड शीप, मगर आई विल से टू द क्रेडिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कि कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे उनने उस तरह का बिट्रे किया। एक आध आदमी ज़रूर मिलिटेंसी ज्वाइन कर सकता था, या किसी ऑफिसर के बच्चे मिलिटेंसी ज्वाइन कर सकते थे, बट ये नहीं था कि दैट इन द पुलिस फोर्स आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होता जो आपको रिवोल्ट करता। बट क्या मिलिटेंट्स का प्रेशर होता था? क्यों नहीं होता? तो आज भी वो करते हैं। कि किसी फैमिली मेम्बर को धमकी दी या? बहुत हुआ। और मतलब शुरू में जब ये अपसर्ज हुआ है तो मतलब काफ़ी डर पैदा हुआ था। और हम पुलिस फोर्स में मतलब बहुत इनएक्टिव हो गई थी। और हम लोग जब गए वहाँ पे 90s में तो हम लोग का मेजर टास्क वही था कि किसी तरीके से इनको वापस सड़क पे लाया जाए। और ये हुआ। हमने पहले उनसे धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करवाना शुरू किया, फिर लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करते करते फिर वी ब्रॉट देम टू द स्टेज कि जब दे स्टार्टेड फाइटिंग मिलिटेंसी। और जो टर्न अराउंड होता है अगर आप देखें कश्मीर की मिलिटेंसी में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी JNK पुलिस कमिंग टू द फोरफ्रंट। एंड एनीवेयर कहीं पे भी आप देखेंगे जब लोकल पुलिस एक्टिव होती है तो सिचुएशन चेंजेस ड्रामेटिकली। और जिन लोगों को जैसे आप बता रहे थे कि आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की वहाँ पे वाइल यू वर देयर कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको किसी तरीके से वापस सोसाइटी का पार्ट बनाया जाए, क्या आपने उनसे भी डबल क्रॉस होते हुए देखा था कि यार वो बन भी गए बट स्टिल फ्यू ऑफ देम वर बैड शीप्स? जो हम लोग कहते हैं कि रिसाइकलिंग जो होती है, हाँ, वो होती है, वो तो होगी। बट वो नहीं कि आपने 100 बनाए तो 100 के 100 रिसाइकिल हो गए। मतलब एक आधा केस, लेकिन एक आधा केस होता था। अब वहीं पे मेरा क्वेश्चन आ जाता है ना, वो जो 100 को आपने वापस सोसाइटी का पार्ट बनाने की कोशिश की, आपने उन पर ट्रस्ट तो कर लिया, बट हाउ आर यू स्टिल पुटिंग दैट फेथ एंड ट्रस्ट इन देम कि यार इनमें से एक दो जो होंगे वो कैसे फिगर आउट करोगे आप कि कौन है? देखिए, वो फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल काम है।
मगर अगर आपकी पुलिसिंग जो है वो सही है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था रिकॉर्ड बिल्डिंग के ऊपर, ओके तो हमारे जैसे 3 हमने एज आई जी कश्मीर आई हैड स्टार्टेड 3 प्रोग्राम्स. वन वाज बीट पेट्रोलिंग, विच इज़ आपने पूरे एरिया को बीट्स में कर दिया कि आपने एलोकेट कर दिया कि ये मोहल्ले जो हैं वो इस अफसर के चार्ज में है, ये गांव जो है फलाने अफसर के चार्ज में है, और उनकी कैटेगराइजेशन होती है. कैटेगराइजेशन में ये होता है कि दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट टू दैट मोहल्ला या टू दैट विलेज. डिपेंडिंग ऑन कितना वहाँ पे अपराइजिंग होता है उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है. तो अब वहाँ पे आप सिर्फ जो है वो क्राइम मतलब मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं, आप क्राइम से रिलेटेड, कभी कभी उनकी अपनी प्रॉब्लम से भी रिलेटेड वहाँ पे जाके आप उनके बारे में पता करते हैं. तो वहाँ से आपके इंटेलिजेंस नेटवर्क शुरू हो जाता है. क्योंकि जब आप जाएंगे छोटा इलाके में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. दूसरी चीज़ हमने शुरू करी थी वो था सेंसस. ओके सेंसस नॉट फ्रॉम जो सेंसस ऑफ इंडिया का टाइप होता है, हमारा सेंसस अलग था. उसमें उनको एक एरिया मैप आउट करना था, उसके लैंडमार्क्स बनाने थे, रफली घरों के को आइडेंटिफाई करना था, और उनमें ऑक्यूपेंट्स कौन थे वो उनको लिस्ट लानी थी कि किराएदार कौन है, घर में कौन है, बच्चे कितने हैं, बच्चे हिंदुस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, बाहर काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं. उससे उनको एक जनरल पॉपुलेशन की आइडिया लग जाता था. फ्रैंकली ये है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ट्रबल मेकर्स नहीं होता. Majority population will try to abide by the side of the law. Generally, अगर आपकी peculiar situation बन जाए तो ये है कि वो resist करते हैं, but by and large they will fall into line. तो आपको एक आइडिया लग जाता था, तो वहाँ से आपको पता चल जाता था कि भाई इस मोहल्ले में वो फलाने का लड़का आजकल क्या कर रहा है. और ये सब आप डेटा मैनुअली, क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर्स और ये सब तो होता नहीं था. नहीं, तो ये मैन्युअली कलेक्ट करके हमने रजिस्टर्स बना के थाने में रख लिए थे. तीसरा हमने क्या किया था कि हमने मिलिटेंट्स आइडेंटिफाई करना शुरू किए, कौन है. और कभी कभी अननोन होता था. अब जैसे हमें पता है कि इस पुराने मिलिटेंट ग्रुप के अंदर 5 या 6 मिलिटेंट्स हैं, तो 3 के नाम पते हैं, तो 3 के अननोन होता था. अब उससे पे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, अच्छा 3 जो लोग हैं वो क्या हैं, पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, कहाँ से हैं, तो कैसी ज़बान बोलते हैं, कद काठी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो उससे हम लोग एक डेटा बनाना शुरू करते थे. फिर वो कि मिलिटेंट को के सपोर्टर्स कौन है, उनका नेटवर्क क्या है, वो कहाँ पे जाकर ठहरते हैं, उनका पैसा कौन लाता है, उनको खाना कौन देता है. उनके बाद में मोबाइल नंबर्स उनके रिकॉर्ड करने शुरू किए, जितने भी मिल जाए कि मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करता है, तो उसका डेटा निकालना शुरू किया. तो उस तरह से हम लोगों ने मतलब एक मतलब डेटा बना के, अब तो खैर बहुत सोफिस्टिकेशन आ गया है, अब तो द क्लिक ऑफ द बटन आप तो एक आदमी के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी निकाल लेते हैं, उसके कनेक्शन आपसे पूछूंगा मैं उसके बारे में इसके बाद थोड़ा सा. हाँ, तो ये चीज़ें हम लोगों ने शुरू की थी, बट वी स्टार्टेड मैन्युअली बाय वेरी बेसिक एफर्ट्स. हमारा एक अफसर हुआ करता था, उसको मतलब ही गॉट लेटर ऑन वाज स्किल्ड इन मिलिटेंसी, उसको हम लोग अल्ताफ लैपटॉप कहते थे. अच्छा. तो उसने लिटरली अडोब रिकॉर्डर लैपटॉप इसलिए क्योंकि उसको इतना एंथुजियाज्म था कि उसने जाके अपने पैसे से बैंक से लोन उठा के 10,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा था. अच्छा. तो मैं शर्मिंदा होकर अल्टीमेटली आई गिव हिम दैट मनी. मैंने कहा अगर तुमको इतना था तो मुझी से मांग लेते. खैर उसका नाम ही पर लैपटॉप पड़ गया था. तो उसने मतलब एक नोकिया 1100 के ऊपर रिकॉर्डिंग मतलब करके और उस पर अडोब रिकॉर्डर पे वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेता था. अच्छा. एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ दी मतलब जो आज CDR एनालिसिस वगैरह करते हैं वो उसने मैन्युअली शुरू किया था. तो वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया मतलब टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन. फिर हम लोगों ने मतलब इक्विपमेंट भी खरीदा, जो उस ज़माने में इक्विपमेंट मिलता था. इतने मतलब ये आपके पास AI टूल्स या बिग डेटा टूल्स होते नहीं थे, तो मतलब लिटरली हमारे तो एनालिसिस आई वुड से कि एक्सेल शीट्स पे होता था. बट सर उस टाइम पे लोकल पुलिसिंग का तो रोल आप मुझे बता रहे हो कि क्या होता था, आर्मी के साथ कोलैबोरेशन किस लेवल पे होता था आप लोगों का? देखिए क्योंकि बॉर्डर की तो पेट्रोलिंग. देखिए बॉर्डर पे तो ज़्यादातर आर्मी और BSF का ही रोल था. हम लोग बहुत, हमारा रोल सिर्फ इतना होता था कि हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे कि बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो रही हैं. कुछ इंटेलिजेंस उनके पास होता था, कुछ हमारे पास होता था, वो मिलजुल के ऑपरेट करते थे. वहाँ पे शुरू में तो देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस. जब वहाँ पे आर्मी घुसी, BSF CRP घुसी, तो वहाँ पे कि हर एक कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा था. क्या कोशिश? ऑपरेशंस करने के लिए, इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए वो एरियाज बटे हुए थे कि BSF इसमें आप ऑपरेट करेगी, आर्मी ऑपरेट करेगी. फिर वो
एक महीना साल के अंदर अंदर एक उसमें Settle, सिस्टम लाया गया है। हाँ। हमारे एक गवर्नर थे वहाँ पे, गिरीश चंद्र सक्सेना, ये रिमेंड चीफ ऑफ रॉ, तो उन्होंने एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि टॉप ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, इंटेलिजेंस, इवन सिविल अथॉरिटीज़ रेगुलरली मीट करते थे देखने के लिए स्ट्रेटजीज़ क्या अपनानी है। तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया और फिर एक प्रिंसिपल बनाया गया कि सब आप ऑपरेट जो है इकट्ठे करेंगे। कोई भी ऑपरेशन करना है अगर, तो आर्मी, पुलिस मिलके, सीआरपी मिलके ऑपरेशंस करती थी। तो वहाँ से वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होता है। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली लीडरशिप रोल तो बेसिकली पुलिस का होने लगा था, तो इंटेलिजेंस उनके पास थी, तो अब जिसके पास इंटेलिजेंस होती है वही मेन कोऑर्डिनेटर बन जाता है। फिर वहीं से ऑपरेशन प्लान हो जाता है। आर्मी के पास स्ट्रेंथ थी, फायर पावर था, पुलिस के पास इंटेलिजेंस थी। मगर पुलिस में एक और एबिलिटी जो बहुत अच्छी थी वो ये है कि बिल्डिंग के अंदर घुस के रूम इंटरवेंशंस में हमारे लोग बहुत मतलब अच्छे थे। जैसे एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल है कि मतलब एक बिल्डिंग में मिलिटेंट आके बैठ गया, अब वो गोली अंदर से चला रहा है, आप गोली बाहर से चला रहे हैं, अब उसको आप कैसे ऑपरेशन को कंक्लूड कैसे करेंगे? तो बिल्डिंग में तो घुसना पड़ेगा। तो हम लोग का पहला अटेम्प्ट होता था कि भाई आप अगर कोई सिविलियन आदमी अंदर है तो उसको निकाल लो बाहर। कई केसेस में अगर नहीं हो पा रहा होता तो एक्सप्लोसिव लगा के उड़ा देते थे। मगर कई बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आप नहीं कर सकते। मगर हमारी कोशिश ये होती थी कि हम मकान को जहाँ तक हो सके बचा लें, तो उसके लिए हम रूम इंटरवेंशंस करते थे। सो यू वुड ट्राई टू नेगोशिएट विद द मिलिटेंट्स इन हाँ, अ वे? फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ऑलवेज नेगोशिएशन। हाँ। अब जैसे पाकिस्तानी मिलिटेंट है उसको तो पता है कि नेगोशिएशन होना नहीं है, मगर तब भी एक अटेम्प्ट करते थे। कश्मीरी मिलिटेंट के साथ नेगोशिएट करते थे, कुछ कुछ केसेस में वो सरेंडर भी कर देते थे, अच्छा। बट नॉट दैट ऑफन। ओके, आई एम थोड़ा लिटिल बिट क्यूरियस नाउ ऑन दिस। जब आप लोग, आपने पर्सनली भी नेगोशिएशंस हैंडल किए होंगे या नहीं किए? मतलब आई मतलब स्टूड देयर, स्टूड देयर एज एन मॉनिटर तो किया ही है, आप तो ऑब्वियसली वो होंगे ही। किस किस टाइप की नेगोशिएशंस आपने खुद पर्सनली वहाँ देखी हुई? कोई एग्जांपल, कोई स्टोरी ऐसी आपको याद हो? ज़्यादातर भी Just to understand the psyche of- ट्राई वाज टू सेंड द पेरेंट्स ऑफ द मिलिटेंट? मिलिटेंट अच्छा। कि भाई आप उसको बुला के लाइए। तो कभी माँ का असर, कभी बाप का असर, कभी कभी तो उल्टा पड़ जाता था। वो कभी कभी तो ये लोग कह देते कि मतलब गोली पीठ पे खा के मत आना। अच्छा, मतलब माँ बाप बोल देते थे मिलिटेंट को हाँ, कि नहीं कि करना है। आना मत वापस, लड़के ही आओ। हाँ, बट बड़े सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे प्रेशर डाल के पेरेंट्स का, हमने मिलिटेंट्स का क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स कर दिया था कि बच्चा वापस भेज दो। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, मगर ये कि आवर कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑन रिकवरिंग द मिलिटेंट। और जब मतलब गिरफ्तारियां शुरू हुई और ये एक तरीके से सरेंडर, बहुत सारे तो गिरफ्तारियां हमें सरेंडर दिखानी पड़ती थी, सरेंडर्स को गिरफ्तारियां दिखानी पड़ती थी, अच्छा। क्योंकि उसका मतलब एक अगर सरेंडर दिखा दें तो वो कौम में गद्दार कहलाता। ओह। तो उस वजह से वो भी कवर अप करना पड़ता था। तो मगर जब ये हो गया, बात छुपती तो है नहीं। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि वो जो एक रेजिलियंस होता है ना, मॉरल रेजिलियंस, वो टूटने लगा। वो सबसे इफेक्टिव हुआ था हाँ हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ। क्योंकि जब उनके बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं वो पकड़े गए तो लोगों ने कहने लगा कि यार ये किस तरह के मुजाहिद हैं, ये तो ऐसे ही पकड़ के आ गए। तो एक ये वहाँ के मतलब साइकोलॉजी का बड़े अजीब सी बात होती है। आप चाहते हैं कि मिलिटेंट कोई बने, मगर आपका अपना बच्चा ना बने। दूसरे का बच्चा बन रहा है तो आप चाहते हैं कि वो शहीद हो जाए। वो अगर वो शहीद नहीं होना चाहता तो वो गद्दार है, वो बुज़दिल है। इट्स अ वेरी पिक्यूलियर थिंग ना, व्हेन यू वांट समबडी टू फाइट, समबडी एल्स टू फाइट योर फाइट। करेक्ट। तो वो एक प्रेशर रहता था, तो उस वजह से। मगर ये कि भी गॉट इट, तो वही है कि उनको वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो सरेंडर हो गए। कभी कभी ऐसा नहीं होता था, उनको बड़े क्लीन ऑपरेशंस में हम लोग पकड़ के लाते थे। एक इंस्टेंस था कि हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर था, उसको हमने भरी बाजार से लिटरली मतलब किडनैप कर दिया, बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा। उसको ट्रैक करते करते लाए। वो बहुत केयरफुल होता था, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता था, वो पीसीओज इस्तेमाल करता था। तो फिर मैं पीसीओ ट्रैक किया। करते करते हमको पता चल गया कि ये आदमी जो है वो उस कॉन्टैक्ट से मिलेगा बटमालू के बाज़ार में। बटमालू बाज़ार बड़े क्राउडेड बाज़ार है,
तो हम लोग गए, मतलब हम लोग तो खैर क्या गए, मतलब हमारी जो टीम थी वो गई सिविल कपड़े में एक मारुति वैन के साथ। तो साइड में मारुति वैन साइड से खुलती है ना, तो साइड दरवाज़ा खोला इसके बगल में किनारे किनारे लेते हुए, बल्कि लिटरली झप्पी मार के उसको उठा के वैन के अंदर फेंक के और ले गए। अब लोगों में हलचल मिल गई, मच गई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये किसको ले गए किसको ले गए। तो पीछे से वो 2-3 लड़के छोड़ रखे थे, उन्हें मतलब चिल्लाना शुरू किया, अरे उधर गया, चोर गया चोर गया चोर गया। तो लोगों का अटेंशन गया कि कोई चोर वोर भाग रहा है। तो वो फिर मतलब अगर वो मिलिटेंट की बात होती तो शायद कुछ और होता, मगर ये कि फिर उसको पकड़ के हम ले आए। तो उस तरह के भी मतलब ऑपरेशंस हुए हैं जहाँ पे कोई गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको पकड़ के हम ले आए। जब अब ये किसी को यकीन नहीं आएगा कि मतलब वो इतनी आसानी तो खैर नहीं थी। ट्रैकिंग पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, मगर मतलब आप ऐसे जैसे मैं सुना रहा हूँ तो बड़ा सिंपल सा लगता है। हाँ मूवी ही लग रही है मुझे सुनते हुए तो पूरी थी भी स्टोरी। मूवी टाइप। हाँ तो वो पकड़ के ले आए। हाँ उसके फिर इंटेरोगेशन शुरू किया। तो उसको बैठाला जैसे आप और हम बैठ रहे हैं। हाँ मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो कमांडर हो अपनी जगह पे। कहता नहीं नहीं मैं तो फलाने हूँ। तो मैंने कहा कि देखो बच्चे, एक बात समझ जाओ, जब तुमको हमने ऐसे उठा लिया तो तुम्हारा जो बाकी हथियार है ये भी हमें मिल जाएगा, ये भी हेड आउट हम पता कर लेंगे। तो हमने कहा वो बात मुझे नहीं करनी है, तुमसे मुझे ये बात करनी है कि भाई तुम्हारे जो कमांडर हैं उसके साथ कैसे निगोशिएट किया जाए। कहता कि आप चाहते हैं तो मैं कल टेबल पे ले आता हूँ। तो फिर मैंने कहा उससे, मैंने कहा कि मतलब थोड़ी सी गाली इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा कि अभी तक तो तुम कह रहे थे कुछ नहीं हो, अब तुम कैसे नेगोशिएशन पे लाओगे। मैंने कहा अब बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। तो फिर वो उसने फिर पूरी कहानी बताई अपनी कि मैं POK में सैयद अलाउद्दीन का ड्राइवर हुआ करता था, उसके साथ आया था। फिर उसने मुझे भेजा यहाँ वापस कि आप जाके वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन की कमांड संभालें। तो फिर कहानी निकल के आई, फिर उसका हेड आउट भी मिल गया। पर दैट इज़, हथियार पकड़ना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। उससे कौन सी बड़ी बात है। लोग मतलब पोज करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, करते हैं, दैट इज़ नॉट द बिग थिंग। बिग थिंग इज़ कि आप उनके जो क्रिटिकल लीडर्स हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी पे चलती है। तो जो हम लोगों ने वो अपना ऑर्बिट सिस्टम बनाया था, उसमें हमने आइडेंटिफाई करके रखा था कि क्रिटिकल आदमी कौन है, हम उसको टारगेट करते थे। तो हमारे टारगेट्स भी कम हो गए। वैसे कहने के लिए 500 मिलिटेंट हैं, जब हमने टारगेट्स निकाले तो 40-50 थे। तो हमने उनको अपनी फोर्स को टारगेट कर रखा था। मैंने कहा ये 40-50 मुझे चाहिए। मैंने कहा जिस दिन ये 40-50 आ जाएंगे बाकी सब खुद ही बैठ जाएंगे। लीडर ही गया तो फिर करेंगे लीडर ही क्या? गया तो फिर आप बाकी क्या करना। मैंने कहा बाकी तो वैसे भी आप जब एक को पकड़ने जाओगे तो 2-3 तो साथ में आने ही आने। करेक्ट। तो बाकी तो मतलब ये कि फिर बाद में यू कैन मतलब लिटरली जैसे कहते हैं ना, बटोरने की बात होती है, बटोर देंगे। एंड बाय 2008 वी हैड इफेक्टिवली फिनिश्ड ऑफ द हिजबुल मुजाहिदीन बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटजी। बट सर आपको ऐसे उस टाइम पे, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं, उस टाइम पे बहुत थ्रिलिंग लगता था या बहुत स्केरी लगता था? ये क्या फीलिंग होती थी आपकी? देखो गोली जब भी चलती है ना, दिल एक दफ़े ज़रूर दहलता है। बट ये है कि उसके बाद द थ्रिल्स कम्स इन। बट इट वॉज नॉट अ थ्रिल ऑफ लाइक दे विल शो यू इन कमांडो फिल्म एंड ऑल दैट ना, कि ये बड़ा ये है वो है कि द थ्रिल इज़ एक्चुअली इन हाउ यू आर एबल टू, आप अपना दिमाग दूसरे के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करके और उसको मतलब इंटेलेक्चुअली बीट करते हैं। जैसे कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फिदाइन अटैक्स की। आए दिन देखो तो 2-3 आदमी किसी होटल में घुस गए और वहाँ से उन्होंने किसी फोर्सेस पर अटैक किया। आप फिर मतलब उनको निकाल फ्लश आउट करने के चक्कर में फिर आप कर रहे हैं, वो कभी 24 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी 48 घंटे का चल रहा है। पूरी दुनिया टेलीविज़न पे देख रही है कि भाई कश्मीर के मेन एरिया के अंदर, सिटी के अंदर ये इनकाउंटर चल रहा है, कर 2 लोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा वहाँ पे हालात ख़राब हो गए। तो हमने जब मतलब मैं भी एक्चुअली IG कश्मीर लगा था एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ फिदाइन अटैक। गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, उनके रैली के ऊपर एक फिदाइन अटैक हुआ था जिसमें हमारे जो प्रीडिसेसर थे वो ज़ख्मी हो गए। तो जैसे ही वो ज़ख्मी हुए तो मुझको लगा दिया गया। जब हमने टेक ओवर किया तो हमने उनसे कहा कि साहब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपने कैपिटल सिटी के अंदर आए दिन अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए तो 2 आदमी जो हैं वो एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि पूरे कश्मीर ही चला गया। तो हमने कहा इसको बंद किया जाए। तो उसका हमने फिर नेटवर्क ट्रेस करना शुरू किया। तो उसका जो मेन आदमी था, जो पूरी फैसिलिटेशन करता था पाकिस्तान से फिदाइन आने का और अटैक के टाइम तक टारगेट सेलेक्ट करने का, वो आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया। तो फिर हमने जब उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी करी तो हमको ये अंदाज़ा लगा कि ये आदमी लालची बहुत है। लालची बहुत है।
अच्छा, मतलब पैसे। हाँ, मतलब ही वांटेड मनी और समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा नज़र आना चाहिए। हम्म। तो हमने क्या किया और कि ये आपने कैसे पता किया? साइकोलॉजिकल स्टडी, इंटरसेप्शंस उसकी कॉन्वर्जेशन से पता चल गया। अच्छा। जब वो बात करता तो मतलब ये स्टडी हुई कि भैया ये आदमी है कैसा, तो ये पता चला कि साहब ये लालची है। तो हमने एक टाटा सूमो के अंदर BSNL का बोर्ड लगाया, जो 4 बंदे उसके घर भेज दिए और उससे कहा कि अ, हम यहाँ पे टावर लगाने आए हैं। तो उसने कहा हमें क्या फ़ायदा होगा? तो उसने कहा कि भाई तुम एक नौकर रख सकते हो, तुम्हें एक जनरेटर सेट मिलेगा, उसमें तुम्हें डीजल चलाना होगा, उसका जगह ही किराया मिलेगा। तो उसको पैसे बड़े नज़र आने लगे। कहता पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे? तो उसको बड़ी उसमें फ़ायदे नज़र आए। उनका कि साहब इसको कंक्लूड करने के लिए आपको हमारे साथ हमारे अफसर से मिलने आना पड़ेगा। तो वो बैठ गया। जब उसको ले आके कार्गो के अंदर खड़ा किया तो उसको समझ गया कि मैं गया फंस। हम्म। तो उससे कहा कि साहब उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये कहा कि आपने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है, अब आप हमें ये बताइए कि मेरे लिए हुक्म क्या है। एंड उसके माध्यम से हम लोगों ने फिर पूरे फिदाइन नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। आपने जो साइकोलॉजिकल स्टडी बोली, ये आप लोग कैसे करते थे? कॉल इंटरसेप्ट करके, या मतलब कुछ और भी मतलब तरीके होते थे? कॉन्वर्जेशन नहीं, मतलब बैकग्राउंड पता करिए आदमी का, ठीक है। घर में क्या है। जैसे एक हमारे यहाँ पे एक सीरियल किलर हुआ, जम्मू कश्मीर में सीरियल किलर था एक। मतलब सीरियल किलर इन द सेंस कि वो पुलिस वालों को ही टारगेट करता था। अच्छा। उसने मेरे ड्राइवर को भी मार दिया। मेरे जिप्सी जो है वो उसका जो हुड था वो फट गया था थोड़ा, तो वो ड्राइवर था, वो गया था उसको ठीक कराने के लिए, एंड वेरी क्लोज टू माई हेडक्वार्टर्स। हम्म। एंड वो जब उसकी सिलाई मतलब कर रहा था, वो जो रिपेयर करने वाला था वो वहाँ पे काम पे लगा, तो उसने कहा लाओ मुझे सुई दो, मैं खुद ही सिल लेता हूँ। तो सिल रहा था, उसको आके पीछे से सर में गोली मार दी थी। अरे बाप रे। अब वो करते कराते उसको, मतलब हमने फिर पकड़ा, वही उसकी पूरी बैकग्राउंड को स्टडी करते 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 करते। हम्म। तो अब ये था कि जो पहला रेड पड़ा वो गलत पड़ गया। तो मेरे पास जब आए तो मैंने कहा कि तुम तो गलत आदमी को उठा लाए हो। हम्म। मगर अब ये है कि वो अलर्ट हो गया होगा। करेक्ट। मैंने कहा अगर वो आदमी अलर्ट हो गया होगा तो अब ये घर आएगा नहीं। तो मैंने 2 लड़के छोड़े उसके घर के पीछे। मैंने कहा इसके पूरे फैमिली का बैठ का लाइफ जो है वो स्टडी करो। करते करते हमको ये अंदाज़ा लगा है कि ये आदमी जो है ये किसी न किसी टाइम पे अपने घर में पैसे देने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी ये मजबूरी है। हम्म। क्योंकि वो काम क्या करता था, वो बेसिकली वहाँ पे जमा मस्जिद के एरिया में जो रेडियाँ लगती हैं ना, छाबड़ी जिसे कहते हैं वहाँ पे, उसकी वसूली करता था वो, और कलेक्ट करके वो जो मार्केट के जो लोग रेंट आउट करते थे उनको देता था। तो हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये टाइमिंग कौन सी होगी। तो हमने कहा कि आएगा सुबह सुबह की आवर्स में। वो कैसे अंदाज़ा लगाया? कि और कौन सा टाइम है जब बाकी मतलब सुबह का जो टाइम होता है ना, सोने के टाइम, मतलब 4-5 बजे? 4-5 बजे 6 बजे, मतलब वहाँ पर क्योंकि ठंड होती है तो वो थोड़ा सा मतलब और लेट लोग उठते हैं, तो उसी टाइम पे ही जो है आदमी मतलब सबसे कम अलर्ट होता है। हम्म। रात तक तो देर से अलर्ट होता है। लेट नाइट मूवमेंट आप करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट है कि कुछ कुछ मूवमेंट होती है, मगर आदमी जो है बहुत ऑब्जर्वेंट नहीं होता है, नींद से उठता है। तो हमने कहा कि ये उस टाइम पे आएगा, वो तो नज़र रखी थी और वो आया। एक दिन नज़र रखी, 2 दिन, अगर मैंने कहा कि किसी उसको 1 2 3 4 दिन में आना ही आना है। बट पेशेंस तो रखनी पड़ती है इतनी ज़्यादा? मतलब आपको नहीं पता ना एंडलेसली कि वो कौन सा दिन आएगा, ये तो बस आपकी इंट्यूशन है और होप है। और वो आया, पकड़ लिया। हम्म। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब योर इंटेलिजेंस है, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस निकालना है, वो तो बेसिकली आप इंसानों की दुनिया में है ना। बट सर मुझे ये पूछना है कि उन्होंने आपके ड्राइवर को क्यों अटैक किया? मतलब व्हाट वर दे गेनिंग आउट ऑफ इट? इट वॉज रैंडम, कोई भी पुलिस वाला मिल जाए। उन्हें तो हमारी लेडी पुलिस जो थी उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। अच्छा। हमारी लेडी कांस्टेबल जो है वो मारी गई। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेसिफिक रीज़न था? एनीबडी इन यूनिफॉर्म, दे वुड। पुलिस का हो, सीआरपी का हो, जो पेट्रोलिंग कर रहा है कहीं पोस्ट पे खड़ा हुआ है, वो आके स्नीक अटैक पीछे से आके। और सबसे मज़े की बात है कि वो आता था साइकिल पे, गोली मार के और साइकिल पे चला जाता, अब शक ही नहीं होता। और साइकिल छोड़ के दुकान पे वो जाके बैठ जाता था। कितने लोग नॉर्मल मारे आदमी होंगे था। उसने? आई थिंक ही हैड किल्ड ऑलमोस्ट 15 पीपल।
और उसके थ्रू फिर आपने एंड ही वाज बाकी ओनली 17 years old. 17-year-old, दैट्स इट, और 15 लोगों को मार चुका है वो। बहुत ही इस लेवल का मैनिपुलेशन है मतलब वहाँ पे। अब 17 साल के लड़के को तो आप कानून अडल्ट भी नहीं मानती है, करेक्ट, बट ही कैन डू अडल्ट क्राइम्स. राइट, 17 ही year old वाज ऑलरेडी डूइंग। already doing adult crime. So it's also one of the big problems of law कि आप कट ऑफ कहाँ पे करेंगे. हाउ डू यू डिफाइन द एज कि कौन बंदा किस काम के लिए कैपेबल है? मगर ये कि 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 18, इवन अप टू एज ऑफ 20-21 आप बच्चों को, मतलब लड़कों को बहुत आसानी से बरगला सकते हैं. बट सर ऐसे लोग सोसाइटी में जाके वापस करेंगे भी क्या? वो एक बहुत बड़ा डिलेमा है. हम्म, ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना सोसाइटी के अंदर इज़ अ बिग चैलेंज, बिग डिलेमा. तो इस केस में क्या आप अगर हो तो इस केस में क्या आपका वो रहता है, माइंडसेट रहता है कि यार ये जो बंदा 15 लोगों को मार चुका है 17 साल की एज में, व्हाट विल ही डू वंस ही गो बैक टू सोसाइटी? बिकॉज ट्रायल के अकॉर्डिंगली तो वो चाइल्ड है, तो आप What we tried to do and what we managed to do in this particular case also was कि that उसको हमने फिर पढ़ाया भी, अच्छा, और अपनी जेल सेंटेंस काटने के बाद वो कहीं अच्छी जगह पे काम भी करता है. बट ये नहीं कि हमने उसको अनड्यू फेवर किया, वह तो ये कि हमने ये रियलाइज़ किया कि इसको अगर हम एडुकेट नहीं करेंगे हाँ, और उसको अगर हम एम्पावर नहीं करेंगे तो ही विल बी अ प्रॉब्लम सोसाइटी. फिर वो रिसाइकिल हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उसको और कोई रास्ता मिलेगा नहीं. मुझको याद है कि अब जैसे जैसे मैंने आपको कहा ना, सोसाइटी के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं. मैं वहाँ गया हुआ था एक कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए ऑन टेलीविज़न, दूरदर्शन उन्होंने बुलाया था. तो 10-12 लड़के लड़कियाँ जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के आए हुए थे. तो वो फिर वही आज़ादी की बातें और उस टाइप की बातें जो बच्चे करते हैं शौक़ होता है बच्चों का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करने का, उन्होंने किया रेबल बनना। रेबल बनना. तो मैंने ऐसे ही करते करते एक लड़की से पूछा, मैंने कहा कि ये आप मिलिटेंट की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आप मिलिटेंट से शादी करोगी? कहती नहीं. तो मैंने कहा कि आप मिलिटेंट से शादी करने को तैयार नहीं हो, मगर उनकी हिमायत बड़ी है आपको है. मतलब वो मरेगा आपके कॉज के लिए, मगर आप नहीं उसके साथ नहीं देने को तैयार है. तो मतलब उस बात करने के बाद मतलब ये हुआ कि उस पूरे इंटरेक्शन में उस आज़ादी और ये सब चीज़ों की किसी ने बात नहीं करी. देन दे टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स, बट दिस दे डिडंट टॉक अबाउट. आई एम थिंकिंग कि सिर्फ एक लाइन ने पूरा का पूरा सिचुएशन कैसे चेंज कर दिया, जो आपने क्वेश्चन पूछा. देखिए, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, you are much older than them, Right. you're much better educated than them, you're much better trained than them. And one part of it is कि as an administrator you have to show patience. As a leader आप भी कोई टीम चलाते होंगे, आपको भी पेशेंस दिखानी, क्योंकि इंसान है, मतलब उससे गलती भी होगी, एक मोमेंट पे उससे बेवकूफ़ी भी होगी. वही आदमी जो है अगर उसी मोमेंट को अगर किसी और सिचुएशन में होगा वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा. तो ये बड़ी सिचुएशनल चीज़ें होती हैं. इमोशन का जो है वो कॉन्टेक्सचुअल होता है, घर के क्या हालात हैं, प्रेजेंट हालात क्या हैं, वो लास्ट मोमेंट पे उसके साथ क्या हुआ है, सब बहुत सारी ओकेजन्स बनते हैं इस चीज़ों को एक साइकोलॉजी बनने में, एक मोमेंट की साइकोलॉजी बनने में. आप और हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग ये कॉन्वर्जेसन शुरू की थी आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था ये कॉन्वर्जेसन किस डायरेक्शन में जाएगी. बिल्कुल. ठीक है ना. तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान में, अगर आपने कोई टेढ़ा या बेहुदा से सवाल पूछ लिया होता, हो सकता मैं गुस्सा हो जाता. मुझे अभी भी डर लग रहा है. तो दैट इज व्हाट द होल गेम इज अबाउट, दैट इज व्हाट पुलिसिंग इज अबाउट. हाँ, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज पुलिसिंग, इट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. राइट. तो हम पुलिस में कोई आप बिल्डिंगें तो बना नहीं रहे हैं, पुल तो बना नहीं रहे हैं, रॉकेट्स तो बना नहीं रहे हैं, आप तो लोगों से डील कर रहे हैं. तो वही आपको तो वो टोटल गेम तो साइकोलॉजी की है ना, अंडरस्टैंडिंग पीपल, इंडिविजुअल्स एज वेल एज मास साइकोलॉजी. हर एक कम्युनिटी की अपनी एक कलेक्टिव साइकोलॉजी होती है. जो ये पूरी साइकोलॉजी है, मूवीज़ और सिनेमा का क्या रोल आ रहा है इसमें, स्पेशली अगर मैं कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात मैंने आपको एक इंस्टेंस दिया ना, वो उमर मुख्तार वाली फिल्म जो थी लायन ऑफ द डेजर्ट, वो इमोशन वहाँ पे पेंट अप था, सर्कमस्टांसेस ये थे,
आपने जो अचीव किया था 78 में बाय मेकिंग शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, और एक तरीके से एक मतलब रिकन्सिलिएशन की तरफ आप जा रहे थे, फिर आपने उसको बिगाड़ दिया 84 में फारूक को डिसमिस करके। करेक्ट। तो वो एक एंगर तो लोगों में था ही, पेंटअप था, उस फिल्म से वो इमोशन इग्नाइट हो गया, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिया। तो होता ही, सिनेमा का रोल तो उस तरह से पड़ता ही है। बट जो आजकल कश्मीर को दिखाया जाता है मूवीज़ में जिस तरीके से, देखिए कश्मीर की कहानी जो है वो मतलब आई वुड से कि दैट एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है, उसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू ज़्यादा है। हम्म, अगर वो कश्मीर के ऊपर कोई पॉजिटिव फिल्म्स बने, हम्म, जो स्टोरी जो टच करे कश्मीरी साइकी की, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके। अब जैसे आप कश्मीर में कोई सिनेमा हॉल में जाइए तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ओके। बहुत कम लोग जाएंगे देखने के लिए। अच्छा, मगर मतलब लोग नहीं जाते एक वहाँ। फिल्म थी लैला मजनू, वो बहुत चली। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि वो फिल्म की शूटिंग हुई थी कश्मीर में। तो किसी ने अपना मोहल्ला देखा तो सीटी बजाने लगा, किसी ने डल लेक देखा तो वो तालियां बजाने लगे। तो वो एक कनेक्टिविटी आ गई, मतलब उस फिल्म को देख के कश्मीरी को अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि उनके यहाँ शूटिंग हुई थी। अब वैसे बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो शूट हुई हैं कश्मीर में। आज तो इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ फिल्म की शूटिंग करने के लिए। आज कश्मीर के लड़के जो हैं वो बहुत सारी सिनेमा में आने लगे हैं, मॉडलिंग में आने लगे हैं, टीवी सीरीज़ में आने लगे हैं, क्योंकि कश्मीरी यूथ को ये एक बड़ा शौक़ रहता है कि वो पर्दे पे आए। तो ये भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जब वो पॉपुलर होगा, आपको याद होगा एक म्यूज़िक का एक प्रोग्राम आता था ना जिसमें इट वाज लाइक एन इंडियन आइडल शो, ओनली मतलब सिंगर्स का एक होता था। हाँ, इंडियन आइडल ही तो था सर। उसमें एक कश्मीरी लड़का आया था। हाँ, मैं समझ गया। हाँ। तो वो पूरा कश्मीर जो है इस प्रोग्राम को देखता था। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ जब ये सीरियल चल रहा था ना महाभारत, हाँ। तो पूरा कश्मीर उस सीरियल को देखता था। और अगर बिजली चली जाती उस सीरियल के दिखाने के टाइम पे, तो लोग जो है बिजली के दफ्तर पे पत्थर मारते थे। तो बिजली वालों के लिए ये बड़े ज़रूरी था कि जिस वक्त वो प्रोग्राम सीरियल चल रहा हो तो बिजली वैली के अंदर पूरी होनी चाहिए। महाभारत से क्या वो था? इट वॉज एंटरटेनमेंट, दे एंजॉयड द सीरियल। तो पूरा कश्मीर बैठ के उसको देखता था। तो मतलब ये है सिनेमा का इम्पैक्ट। मतलब आपको इंस्टेंसेस रियल लाइफ दे रहा हूँ। तो एक नेगेटिव भी रहा, इट्स अ वेरी गुड फिल्म, बट इन कश्मीर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे एक अलग सिचुएशन थी तो उसका रिएक्शन अलग हो गया। मगर एक टाइम पे महाभारत सीरियल जब चलती थी तो उसको भी लोग बैठ के देखते थे। अब मैंने आपको इंस्टेंस लैला मजनू का दिया कि वो वही डल को देख के और अपने मोहल्ले को देख के ताली बजाते लगे। तो वो आप, दैट इज़ व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशनल लिंकेजेस। बट जो आज का यूथ है कश्मीर का, वो क्या एस्पिरेशन रखता है? जैसे आपके ये रखते हैं, बट क्या उनको वो जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे दिल्ली में हर जगह पे तो ऑब्वियसली बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी वो डेवलपमेंट हो रही है, या एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा अलग है कंपेयर टू द यूथ ऑफ कश्मीर? वो उसमें एक काम हो रहा है और करना भी चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज कश्मीरी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ पे मैंने आपसे बात करी ना सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ की, जैसे कश्मीर के अंदर एजुकेशन पे एम्फेसिस बहुत है, और वो शुरू से ही रहा है। और वो शुरू से रहा है। एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज दे वर बिकेम मुस्लिम, इट इज़ बिकॉज दे हैव गॉट अ बुद्धिस्ट एंड अ हिंदू पास्ट। क्योंकि जहाँ से आपके हिंदुज़म के सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं, वो लोग जो हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं ना। अब जैसे औरतें वहाँ की, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। ये तो मतलब बुरखा और हिजाब उजाब जो है वो तो अभी ज़बरदस्ती का खेल है। वो कश्मीरी औरतें जो हैं वो काफ़ी इमेंसिपेटेड है। राइट। बट उनकी एस्पिरेशन में आपको कुछ अलग दिखता है जब आप वहाँ थे? देखिए एक देन वर्सेस नाउ की अगर बात करूँ तो नहीं, इवन देन यूज्ड टू हैव इट। देखिए 2010 के एजुटेशन के बाद मुझे याद है कि हम लोगों ने एक अटेम्प्ट की कि हम यूथ के साथ इंगेज करें। ओके। तो हमने शुरू किया बारामूला से। मैं वहाँ का क्योंकि एसपी भी रह चुका था, तो मुझे एक वो मतलब एक पर्सनल कनेक्ट भी था वहाँ पे लोगों के साथ। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप वहाँ पे एसपी रह चुके हैं और बड़े टर्बुलेंट टाइम पे रह चुके हैं, तो इसलिए आप वहाँ के लोगों को अच्छी तरह समझते हैं, आप वहीं से शुरू करें। हमने वहाँ पे ओल्ड टाउन बारामूला में, जहाँ पे, और बारामूला वाज वन ऑफ द ट्रबलसम टाउन्स, ओल्ड टाउन। तो ये मैंने और भी पॉडकास्ट में ये बात इंस्टेंस को अच्छा। नरेट किया है। तो मैं गया,
तो व्हेन आई वेंट देयर, वहाँ पे 200-250 लड़के बैठे तो थे, वो सब जो हैं वो जो स्टोन पेल्टर्स थे, FIR में नाम दर्ज थे। मैंने कहा उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से बात करें। तो ये बातचीत चल रही थी, उनके वही इश्यूज़ थे कि हम केस में कर दिया, हम क्या करेंगे, हमारी नौकरी नहीं है, हमारे पास धंधा नहीं है, नहीं वो नहीं करेंगे। हमने कहा वील ट्राई हेल्प यू आउट। हमने कहा आप सही रास्ते पे चलिए, आपको काम भी दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ हमारे जो DIG थे उस वक्त उनने भी कोशिश करी, एंड वी ट्राई टू हेल्प दम आउट। बट वॉट वॉज इंटरेस्टिंग वॉज कि दैट while this conversation was going on, one boy got up and वो मेरे पास आया और उसके वर्डिंग्स थे कि आई एम नॉट वन ऑफ देम। मुझे डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में वो कोर्स नहीं मिलेगा, एक डिज़ाइन का कोर्स होता है जो मुझे करना है, आप मेरी प्लीज़ मदद करिए, वो कोर्स मुझे कहाँ से एडमिशन कर सकता हूँ मैं, मुझे उसमें आप मुझे मदद करें। इतनी सी बात थी। तो ऑब्वियसली उसके एस्पिरेशंस अलग थे। हमने फिर मतलब कुछ लड़के वहाँ पे के साथ बातचीत करके एक शुरू किया था वेबसाइट कॉल्ड अनस्पोकन कश्मीर। वो बाद में चला नहीं क्योंकि वो लड़के फिर अपनी और ढूंढने गए। बट ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल चीज़ें जो है ना वो सरफेस पे लाइए। जैसे फोटोग्राफी उनको बड़ा शौक होता था, फोटोग्राफी करिए, शॉपिंग, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी दें, हैंडीक्राफ्ट। मैंने कहा यू क्रिएट एन वेबसाइट ऑन दैट अनस्पोकन कश्मीर। मैंने कहा कि यहाँ पे सब चिल्लाते रहते हैं ना मिलिटेंसी, ये भी तो एक नैरेटिव है। तो आई रिमेंबर कि उन लड़कों से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था, उनने भी यही कहा, सर वी आर नॉट लाइक देम। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय देम? सर ये जो पत्थर उत्तर फेंकते हैं ना, ये ट्रबल क्रिएटर, हम लोग वैसे नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो अच्छा हो, हम कुछ करें जाके ज़िंदगी में। तो जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था ना कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज बाय एंड लार्ज लॉ अबाइडिंग एंड देयर एस्पिरेशंस आर आल्सो लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि दैट जिनको मौका मिलता है वो निकल जाता है। तो जो रह जाता है वो उसके पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होती है, इज गॉट एन एस्पिरेशनल डेफिसिट इन एनी केस। तो फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होती रहती है, तो फिर उसको मतलब बरगलाना एनर्जी जो को है, कहाँ यूज़ करेगा हाँ, वो। तो उसको बरगलाना आसान काम हो जाता है। करेक्ट। लास्ट आपसे पूछूंगा सर, एक मेजर चीज़ जो मुझे समझनी है, जो मैं खुद पर्सनली जानना चाहता हूँ, विच इज़ आर्टिकल 370, जिसके बारे में हम अभी बात कर नहीं पाए। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओ कि वो क्या है, क्या इफेक्टिव है उसका इस टाइम पे कश्मीर में। आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 370 क्यों लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, मतलब हम 35A की तो बात हमने थोड़ी सी की थी। अच्छा ओके, हाँ, 370 की बात नहीं की 370 वी हैव नॉट स्पोकन हाँ। अबाउट। यू सी व्हेन इंडिया के का जब मतलब हमने कश्मीर का एक्सेशन कर लिया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से भी प्रेशर था एंड देयर वाज इंटरनेशनल प्रेशर। तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो ये था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और हमको ये अवॉइड करना था कि इंटरनेशनल प्रेशर में इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में ना घुस जाए, विच बेसिकली मेंट कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द गार्ब ऑफ द UN। तो हम लोगों ने एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया था जहाँ पे हमने एक कश्मीर कमेटी बनाई थी एंड दैट कश्मीर कमेटी अंडर गोपाल स्वामी आयंगर, who at one time had remained Prime Minister of the Kashmir state also, he created the constitution, जिसकी पहली लाइन है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली क्रिएटेड फॉर satisfying this pressure of the Western world. राइट, स्पेशली UN। UN means today also United States. करेक्ट। तो बेसिकली यू डिड इट बिकॉज आपके पास उस वक्त विथस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मतलब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, आप क्या करते, तो आपने उसको रेजिस्ट किया, तो आपने ये प्रोविजन क्रिएट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 आपने किया था फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 370? बेसिकली दैट वी रिकग्नाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशन. Okay. And then, of course, in 56 by a presidential order, we brought in Article 35A that the laws of the Maharaja that existed before 48 would apply to the state of Jammu and Kashmir. उसके लाने की वजह यही थी कि बेसिकली अगर आप देखें तो 1927 में the Maharaja of Jammu and Kashmir had enacted an ordinance where he had said कि that property can only be owned by the hereditary residents of Jammu and Kashmir. अच्छा, उसकी वजह ये थी कि
जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रेड करना नहीं आता था, न कश्मीरी को आता था, न जम्मू वाले को आता था. तो what the Maharaja had done at that time was कि he had invited traders and businessmen from Lahore and from अमृतसर कि वो सेटल करके आप वहाँ पे बिजनेस करें. आज भी अगर आप महाराजा बाजार में चले जाएंगे श्रीनगर में तो आपको ज़्यादातर ट्रेडर वहाँ पे पंजाबी ही मिलेगा. लाल चौक में आप चले जाएंगे वहाँ पे भी आपको ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो पंजाबी ही मिलेगा. ओके. तो फिर उनको ये डर लगने लगा कि साहब अगर ये आ गए तो ये तो हमें मतलब डोमिनेट कर जाएंगे. तो उधर से पंजाब से प्रेशर था जम्मू रीजन में, इधर पंजाब से प्रेशर था कश्मीर रीजन में. तो अब वो जब आएंगे वहाँ से तो दे विल ऑब्वियसली डोमिनेट द रियल एस्टेट बिजनेस एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसेस. करेक्ट. तो उसके लिए आर्टिकल 370 लाया गया. नहीं, उसके लिए 27 में ऑर्डिनेंस लाया महाराजा ने, जो फिर बाद में 35A के थ्रू दोबारा इम्प्लीमेंट कराया गया. जिसके थ्रू ये था कि अगर आप रेजिडेंट हो वहाँ के हेरिडेटरी तो ये आप ओन कर प्रॉपर्टी सकते ओन हो. कर सकते हो. अच्छा. अब वो 371 के तहत और भी स्टेट्स में है. उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में है. पर उससे नुकसान क्या हो रहा था वहाँ पे, या नहीं हो रहा था कुछ नुकसान? नहीं, महाराजा ब्रॉट इट फॉर गिव यू फॉर द रीजंस फॉर व्हाई ना, बिकॉज ही वाज फियरिंग कि दैट पंजाबी डोमिनेशन हो जाएगा ना. जो व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तानी पंजाब या इवन द स्टेट पंजाब इन इंडिया, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना. उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था क्योंकि अंग्रेज़ों ने मतलब अपनी वो कॉलेजेस वॉलेजेस बनाए रखे थे. अभी उस ज़माने में कश्मीरी तो ज़्यादातर या तो लाहौर पढ़ने जाता था, अलीगढ़ पढ़ने जाता था. तो वो लोग आके फिर वो मतलब उनके पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा थे. यहाँ पे ये दिक्कत थी कि यहाँ पे लोग थे नहीं उतने पढ़े लिखे, ना वो बिजनेस जानते थे. तो इकोनॉमिकली भी वो डोमिनेट करते, फिर गवर्नमेंट पोजीशंस में भी डोमिनेट करते, फिर वो कॉलेजेस में भी डोमिनेट करते. तो टू पुट अ स्टॉप टू दैट महाराजा ब्रॉट इन दैट ऑर्डिनेंस. उसी का कंटिन्यूएशन जो है वो 35 में लाया गया था. ओके. So this is the background of 370 Constitution of Jammu and Kashmir and 35A. There was a political reason and the diplomatic reason why we had to create it. And जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि over a period of time it got diluted. I explained in the beginning how it got diluted. Correct. And now the necessity is in there. But जो एक बहुत बड़ा point है वो ये था कि that ये notion कि कश्मीर का फेट डिसाइडेड नहीं है, इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी था. क्योंकि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इट इज़ डिसाइडेड. तो आर्टिकल 370 को ख़त्म करना बट ये एक्चुअली अमेंड ही किया गया है, बट देयरफॉर दैट वाज समथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज टुडे एटलीस्ट हिंदुस्तान के नज़रिए से फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वी हैव डिसाइडेड एंड मेड इट क्लियर कि दैट इस पे अब कोई डिस्कशन नहीं है. मतलब इसको इतना हिस्टोरिक एक सिग्निफिकेंस क्या रीज़न से माना जा रहा है कि हमने ये अबॉलिश कर दिया? वही मैंने कहा ना कि अब जो मतलब एक पूरा आर्ग्यूमेंट था कि कश्मीर का फेट अभी डिसाइडेड नहीं है, ये उन रेजोल्यूशंस अभी लागू करना है, उनका एक प्लेबिसाइट होना है, वो आर्ग्यूमेंट अब ख़त्म हो गया ना, हमारी तरफ से ख़त्म कर दिया. मतलब हमने एक अब ये मतलब बहुत क्लियरली बता दिया, पाकिस्तान जो भी चिल्लाता रहे, और हमने अपनी तरफ से ये बड़ा क्लियर कर दिया कि दैट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड द जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम इज़ बिन फिनिश्ड वेयर वी आर कंसर्न. हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया और ये हमारा हिस्सा है. तो मतलब जैसे बाकी स्टेट ऑपरेट करते हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेट करता है. तो कोई आर्टिकल 370 की यहाँ नीड नहीं है बिकॉज हम लोग तो इसको वही मानते हैं जो बाकी स्टेट को मानते हैं. मतलब इज दिस समथिंग दैट वी आर कन्वेइंग हियर? ओके. अब ये कि उसका नैरेटिव जो है वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज मुझको याद है 90s में जब सिस्टम मतलब वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो अपने बच्चे भेज देते थे बाहर पढ़ने के लिए. तो वो जब बाकी स्टेट्स में आके पढ़ते थे तो उनको यहाँ की लाइफ बड़ी अलग सी लगती थी, पीसफुल भी थी और एक एक्सेप्टेंस भी था उनका. मतलब ये क्योंकि वो कश्मीरी थे, मुसलमान थे, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था उस ज़माने में. तो उनको ये चीज़ें मतलब अच्छी लगने लगी थी. तो वो आके अक्सर कहते भी थे कि साहब आप जैसे बाकी हिंदुस्तान है वो आप हमें क्यों नहीं वैसे ट्रीट करते. तो हम कहा वैसे बिहेव करो.
तो अभी क्या सिचुएशन लगती है आपको फिलहाल कश्मीर में? सिचुएशन इज ओके, इट्स ठीक है, मतलब ये कि देयर मतलब मतलब व्हेन यू स्टार्टेड आउट टिल नाउ। नहीं, वो तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। हाँ, तो क्या सबसे मेजर चीज़ प्रोग्रेसिव आपको क्या दिखती है इस टाइम पे, अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर? पीपल आर नाउ गेटिंग ऑन टू देयर ओन बिजनेसेस। कश्मीर के अंदर इकोनॉमी के ऊपर मतलब लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ, दे हैव अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। पीपल थिंक दैट टूरिज्म इज द मेन स्टे, इट इज़ नॉट। इट्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एरिया दैट टूरिज्म इज अ मेन स्टे। ओके, बट ये पूरा मेन स्टे टुडे इन कश्मीर एक्चुअली इज हॉर्टिकल्चर। हम्म, वो तो इज नॉट अफेक्टेड बाय लॉ एंड ऑर्डर। पेड़ तो फल तब भी उगाएगा, करेक्ट। वो कलेक्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यूज। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हैंडीक्राफ्ट एज यू सेड, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट गॉट अ बूस्ट ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जो बढ़ा मिलिटेंसी के दौरान, वो हैंडीक्राफ्ट था। क्योंकि जब बाकी बिजनेसेस बंद हो गए, जब टूरिज्म बंद हो गया, अब टूरिज्म के मतलब सिर्फ होटल नहीं होता, वो शिकारा वाला भी होता है, वो हैंडीक्राफ्ट वाला भी होता है, रेडी वाला भी होता है, वेटर भी होता है, टैक्सी ड्राइवर भी होता है। तो वो सब लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे जो मैं बात कह रहा था ह्यूमन कैपिटल की, कश्मीरी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। एंड ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें कश्मीरी काम नहीं कर लेता। वो लकड़ी पे भी काम करेगा, मेटल पे भी करेगा, कॉपर पे भी काम करेगा, सिल्वर पे भी काम करेगा, लोहे पे भी काम करेगा, कपड़े पे भी काम करेगा, ऊन पे भी काम करेगा। उसकी कढ़ाई जो है अलग किस्म की होती है। शॉल्स तो आप पता ही है, पश्मीना शॉल, और उनके जामावार जो हैं, जामावार एक शॉल तो इतना मशहूर था कि नेपोलियंस वाइफ एम्प्रेस जोसेफिन ने उसको यूरोप में पॉपुलर किया। बल्कि आपको सबसे अच्छे जामावार जो हैं वो यूरोप में मिलेंगे, एक्सपोर्ट होते हैं। वो उस ज़माने में होते थे। उसके मतलब वो इनफैक्ट अमेरिकन्स आर क्रेजी अबाउट पश्मीना शॉल। प्रिसाइसली, सो दैट इज़ हाउ मतलब व्हाट द हैंडीक्राफ्ट वाज देयर। एंड एज आई सेड कि पेपर मैशी का काम जो ईरान से इन लोगों ने सीखा, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट वो वहाँ पे ये हुआ। अब ये एक बड़ा साइलेंट सा ये डेवलपमेंट हो गया। तो जब सिचुएशन बनने लगी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टू एक्सपोर्ट। बट सर, जो डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम पे, उससे कुछ वैली की एक नेचुरल ब्यूटी में कुछ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होता दिखता है? मैं वो क्यों पूछ हुआ रहा है, हूँ? वो हुआ है, नो डाउट। वो तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन एंड अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे भी हुआ। अब जैसे सोनमर्ग की वैली थी, बहुत ही खूबसूरत वैली थी, एक बड़ा सा, मतलब गुलमर्ग जैसा तो नहीं था, मगर ये कि बहुत खूबसूरत वैली, वहाँ सब होटल बन गए। तो अब मैं तो अक्सर पोस्टेड एज आईजी था, जब भी जाता था तो मैं ज़रूर सोनमर्ग के वहाँ पे हेड्स बने थे 2-4, वहाँ रुकता था। एंड दैट वैली अच्छी, मतलब खूबसूरत सी जगह थी। आप तो मतलब पहचान भी नहीं आता। पूरा कमर्शियल लगता है आपको? जैसे डल भी है, डल इज़ ऑल्सो गेटिंग पॉइजनड, उसमें वीड्स बहुत आ गई हैं। इनफैक्ट कल परसों की न्यूज़ है गंदेरबाल में गांदरबल का contaminated- इंसिडेंट, यस, वहाँ पे भी द हाई बैक्टीरियल लेवल हैज़ बीन फाउंड, बट लार्जली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। करेक्ट। वो हम गांदरबल की क्यों फिक्र करें, आप अपना यमुना तो देख लो। नहीं, हम बात क्योंकि कश्मीर की कर रहे थे अभी। नहीं, दैट इज हैपेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन गुलमर्ग में भी, पहलगाम में भी, उसकी ब्यूटी थी वो खत्म की। उसके मतलब आई थिंक हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और हाल फिलहाल में क्या हुआ कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के पास पैसे भी आ गए, वो घूमना भी चाहती है। अब जो 1948 में के पहले अंग्रेज़ ने 4 मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए थे, गुलमर्ग बनाया था, पहलगाम बनाया था अपने मज़े के लिए। अब उसी को अब पीटते जाएंगे 70 साल बाद, जब आपकी आबादी 35 करोड़ की थी, अब आपकी आबादी जो 140 करोड़ की है, एक 100 करोड़ आबादी बढ़ गई है, उसके पास भी पैसे आ गए, वो भी घूमना चाहती है। तो यू हैव टू क्रिएट मोर लोकेशंस, और ये नहीं कि कमी है। एंड देन यू हैव टू आल्सो कंट्रोल नंबर्स। करेक्ट। बट जैसे मैं अभी पीछे ना कनाडा गया था सर, सेम अगर मैं मतलब हिल्स की बात करूँ, काफ़ी है वहाँ तो हिल्स, कुछ रीजन तो लिटरली पूरे हिल्स हैं, और बहुत सुंदर वैलीज़ है वहाँ पे भी। कुछ चीज़ें जो मैंने फाउंड की ना वहाँ पे, कि वहाँ पे जब कुछ कंस्ट्रक्शन होती है ना, मे बी पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कनाडा का एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारा एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे वो 10 टाइम्स का एक इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट ट्रबल क्रिएशन हो जाती है। बट वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी कि एक तो जो क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी वो डेवलप करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डेवलप होता है। सेकंड, अगर कुछ डेवलप हो रहा है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। जैसे हिमाचल में हमने देखा,
शिमला में पीछे जब मानसून कुछ ज़्यादा एक्सेसिव आ गया था तो पूरी की पूरी वैलीज़, पूरे के पूरी एरिया ढह गए थे लिटरली। तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि आपको उसमें लगता है कि फील होता है कि हम कुछ कमी करते हैं? मतलब डेवलपमेंट जो मतलब आपको हिल्स एरियाज में करना है, यू हैव टू टेक इन पॉइंट इन फैक्ट द जियोलॉजी ऑफ द एरिया। अब आपके लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने मतलब हमारे हिल्स जो हैं, हिमालयन हिल्स जो हैं, खासतौर से जो 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 लोअर रेंजेस हैं, दे आर सॉफ्ट हिल्स। करेक्ट। तो उसके ऊपर आप आरसीसी की बिल्डिंग खड़ी कर दीजिएगा तो वेट नहीं ले पाएगा वो। और जो पेड़ उसको बांध के रखते थे वो आपने हटा वो दिए। आपने काट दिए, तो ऑब्वियसली वो लैंडस्लाइड होनी होनी। और कश्मीर की जियोलॉजी कैसी है? डिफरेंट फ्रॉम? नो, इट्स द सेम, इट्स मोर और लेस द सेम। सेम जियोलॉजी। वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। बट बड़े हैं। आप जैसे आपकी जम्मू कश्मीर हाईवे जो बनती है उसमें मतलब एवरी मानसून यू विल हैव अ लैंडस्लाइड एंड द रोड गेट ब्लॉक्ड, या हेवी स्नोफॉल होगा तो रोड विल गेट ब्लॉक्ड। लाहौर स्पीति का हाईवे बहुत बार बंद होता है, हमने सुना है। तो आपके सॉफ्ट हिल्स हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी दूसरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप अगर पहाड़ काट काट के उसमें सड़क बनाते चले जाएंगे तो आपका वो वेट, माउंटेन उस वेट को नहीं ले सकता है। तो लिमिटेड करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि आपको नंबर्स कंट्रोल करना है, डिस्पर्स करना पड़ेगा। एनीवे सर, मैं आपसे सिर्फ एक पर्सनल अब सवाल पूछूंगा। व्हाट इज़ इट दैट यू आर करंटली अप टू एंड व्हाट इज़ योर ड्रीम थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ? किस पे आप काम कर रहे हो अभी? नहीं, काम तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे कर रहा हूँ। जैसे आपके साथ बात करना ये भी एक काम ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट माय मेजर गोल हैज़ बीन कि दैट आई वांट टू क्रिएट एम्पावरमेंट इन माय एरिया। क्योंकि हमारे पास इन एरिया एज इन द प्लेस वेयर यू हैव बीन फ्रॉम? आई बिलोंग टू यूपी। इट्स अ प्लेस कॉल्ड तिलहर, इट्स इन डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। वहाँ पे हमारे कुछ चैरिटेबल स्कूल्स हैं और हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं बाय द नेम ऑफ गुर्गिया चैरिटीज़। हमारा ये है कि आई वांट कि अपार्ट फ्रॉम द स्कूल वी क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लर्न स्किल्स। तो जैसे हमने कंप्यूटर स्कूल शुरू किया तो हम कंप्यूटर वहाँ पे हमने गवर्नमेंट से के एक्रेडिशन लेके नाइलेट से वी कैन डू सर्टिफिकेट कोर्सेज। Then I've opened up a kind of a digital library where we provide free Wi-Fi for people to come and sit and do their studies. क्योंकि अब सबके घर तो छोटे छोटे हो गए, तो बच्चे के पास मतलब अब मेरे ख्याल से छोटी कस्बे के अंदर ये मतलब या गांव में किसी का नहीं, बच्चे के पास वो कमरा ही नहीं होगा ना। आप जिसके घर में 4 कमरे या 3 कमरे का मकान है वो अपने एक बच्चे को एक्सक्लूसिवली पढ़ने के लिए कमरा तो दे नहीं पाता है। तो बच्चे वहाँ हमारे पास आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो बैठ के फिर उनको एक तो बिजली या गर्मी पे हम एयर कंडीशनर चला देते हैं तो उनको एक ठंडा माहौल मिल जाता है। तो वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और मैं बच्चों से कभी कभी बात करता हूँ तो उनके एस्पिरेशंस हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई फोर्सेस में करना चाहता है। और एक हमने वहाँ पे कोचिंग सेंटर खोल रखा है जिसका नाम रखा गया IG साहब अकेडमी। तो वहाँ पे जब कोई मतलब पुलिस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, पैरामिलिट्री की भर्ती है, इंक्लूडिंग जहाँ पे भी फिज़िकल एक रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए हमने कोचिंग रखी है कि बच्चे आके अपने मतलब सीखें। क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए, तो हमारा जो देहात का बच्चा है वो कभी कभी मतलब वो कंप्यूटर देख के ही घबरा जाता है। सीधा जाके एग्ज़ाम में बिठा दो अगर उसको। तो उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि एग्ज़ाम शीट कैसी आएगी, आपको कंप्यूटर में कैसे करना है, कैसे आपको देखना होगा। तो उसके लिए हम उसको वो भी कोचिंग देते हैं। हमने वहाँ पे ग्राउंड बना दिया जहाँ पे वो रनिंग और फिजिकल अपने वो कर सकते हैं, टाइमिंग कर सकते हैं। अब जैसे 1 मील की दौड़ जो है वो करनी होती है 5.5 मिनट में, तो बच्चा गाँव का दौड़ सकता है मगर उसको वो कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे तो जो है वो तफरी में मतलब पहली 200 मीटर में दौड़ जाएंगे, उसके बाद सांस निकल जाती है तो रेस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो उनको कैसे दौड़ना है कि वो 1600 मीटर जो है वो कंप्लीट कर लें। अब शायद 1500 मीटर कर दिए, तो मतलब बेसिकली 1 माइल हुआ करता था पहले। तो वो चीज़ें हैं, तो उस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो उसकी भी हम लोग कोचिंग शुरू कर देंगे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट अगर हो। देन आई एम ओपनिंग अप एन एग्रीकल्चर स्कूल कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है। जैसे वहाँ पे ज़मीनें छोटी हो गई लोगों की, बढ़ते किसी के पास एकड़ है, मतलब 85% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स ओन लेस देन अ हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब 2.5 एकड़ से कम है होल्डिंग।
तो वो उस फार्म को कितना प्रोडक्टिव बना सकता है। अगर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करेगा तो वो कितना उसमें उगाएगा, कितना वो खाएगा, कितना वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए रखेगा। करेक्ट ना, वो ट्रैक्टर्स ले सकते इतने ट्रैक्टर छोटे तो फार्म्स के लिए। छोटा ट्रैक्टर भी बन गया है, हाँ। मगर वो छोटा ट्रैक्टर भी बहुत बड़ा है उतने फार्म। हाँ करेक्ट। अब मसलन मैं अपने लिए ट्रैक्टर नहीं रखता हूँ, आप खुद फार्मिंग करते हैं? हम खुद फार्मिंग करते हैं। विथ डिस्पाइट दैट माई लैंड होल्डिंग आई डोंट फाइंड द ट्रैक्टर वायबल। हम किराए पे लाना पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा जो वो है, मतलब एक फार्म पे रखता हूँ, एक पे नहीं रखता हूँ। तो बेसिकली वही है कि मतलब उसकी इकोनॉमिक्स वर्कआउट करनी। अब जैसे मन्योर है, अब सब लोग तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, यूरिया हो गया, डाया हो गया, और उस फर्टिलाइजेशन का, पेस्टिसाइड का करने के लिए जो हमारा आहार है वो कितना पोल्यूटेड है, और उसके जो बीमारियां उसकी वजह से फैलती हैं वो उसका हमें आइडिया नहीं है। बिल्कुल। तो हमको जो पहले होता था, ये नहीं कि पहले केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता था स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, मगर ये कि जो नेचुरल मैन्योरिंग है उस पर ध्यान नहीं चला गया, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना लोगों को। हाँ, मगर वो ग्रीन मैन्योरिंग से और बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ सॉइल रिटेन होती है। तो वहाँ एडुकेशन की कमी है, वहाँ पे सिखलाई है। अब उस आदमी को लिखना पढ़ना ना भी आए, मगर ये तो चीज़ वो समझ सकता है। बिल्कुल। अब गाय के गोबर को अगर वो कंडे में जला दे या उसको फर्टिलाइजर बना के अपने खेत में डाले, अलग अलग चीज़ें हैं। फार्म वेस्ट को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन की वजह से फार्म वेस्ट तो लोग जला देते हैं। अब दिल्ली में क्रॉप बर्निंग की प्रॉब्लम है, अब उसको अगर एक्सट्रैक्ट करके उसका क्या आप कर सकते हैं। तो चलो आपने बात कर ही ली है, तो दिल्ली की जो की प्रॉब्लम है, दिल्ली की प्रॉब्लम फार्मर ने नहीं क्रिएट की है। दिल्ली की प्रॉब्लम क्रिएट करी गाड़ियों ने और कंस्ट्रक्शन में। आप प्लीज गरीब किसान को इसके लिए blame नहीं, मत मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आई थिंक दैट इज अ वेरी अनफेयर नैरेटिव हाँ। कि आप काश्तकार को ब्लेम करें पोल्यूशन के लिए। कितने दिन होती चलिए क्रॉप बर्निंग, आज क्यों? आज तो कोई क्रॉप नहीं चल रही है। करेक्ट। अभी भी 200 IQ होगा। हाँ। नहीं, 200 ज़्यादा है। घर से निकलते वक्त मैंने देखा था वरीपोर 300 से ऊपर था। अच्छा, करेक्ट। और जिस दिन मतलब आज वैसे ही छुट्टी है इलेक्शन की वजह से, वहाँ पर कोई नहीं गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ। तो आप आज के किस फार्मर को ब्लेम कर सकते हैं? बट सर, इतना बड़ा जो मैसिव प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, सिंस आप इतने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलते हो, बात करते हो, आपका एक्सपोजर है, आर गवर्नमेंट व्हाट कैन दे डू? किस लेवल पे ये काम होगा? मतलब देखिए, व्हाई इज इट दैट ओनली द गवर्नमेंट हैज टू डू एनीथिंग? डेफिनेटली पीपल हैज टू डू इक्वलेंटली, बट हम लोगों को, जैसे फार्मर्स की बात कर आप रहे थे। देखिए, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन बूम क्यों है दिल्ली? बिकॉज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। राइट। हम लोग जब पहले देखते थे 20-30 साल पहले, तो इंडिया वाज ऑलमोस्ट 90% रूरल, फिर 80% हुआ, आज 70% रूरल है, 30% अर्बन हो गया। करेक्ट। बट ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, क्योंकि आपकी दिल्ली के अंदर हर साल जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसे कहा जाता है वो होती है। वो मजदूर, क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल एरिया में आपके पास फैसिलिटी नहीं है। और ये अर्बनाइजेशन सिर्फ दिल्ली की नहीं है, वो गाजियाबाद में भी है। आप जो छोटे टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे भी है, तहसील हेडक्वार्टर्स में भी, हर जगह। मतलब अगर गांव में आदमी को मौका मिल रहा है तो वो अपनी गांव की ज़मीन बेच के शहर की तरफ आके प्लॉट खरीद रहा है, और सस्ते में नहीं खरीद रहा है, महंगे प्लॉट खरीद रहा है। छोटे छोटे प्लॉट 20-20, 30-30 लाख रुपए में बिकते हैं। बट वाई? बिकॉज इंसान के पास पैसा भी आ गया और उसके पास एस्पिरेशन आ गया है कि शहर जाएंगे कुछ अलग करेंगे, क्योंकि फैसिलिटी चाहिए उसको। सही बात है। तो अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है, आपकी लाइफ आसान होती है, इनकम्स बढ़ने लगती हैं, तो आपके लिए वो होगा। हाँ, ये जो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं वो दे विल रिमेन बैक। अब जैसे हम ही लोग स्कूल चलाते हैं, हमको पता है कि हमारा मेरिटोरियस स्टूडेंट जितना भी हो, वो कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जाके शहर में रहना है। वो शहर में जाके रहेगा, उसके खर्चे होंगे, खाना पीना होगा, किराया देना होगा। फीस तो तब भी चलिए सस्ती होती है, किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ही कैन नॉट अफोर्ड इट, हिज पेरेंट्स नॉट अफोर्ड इट। तो वो क्या काम करेगा? तो उसको किसी ढंग के काम पे लगाना है। तो यही काम सीखें, स्किल सीखें। हम लोगों ने टेलरिंग रखा, हमारे इलाके में टेलरिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग। अब लोग अपने घरों में 4-4 मशीनें लगा देते हैं, वहाँ से जॉब ऑर्डर्स ले आते हैं, दिल्ली से ले आते हैं। कोई जैकेट बना रहा है, कोई सलवार कमीज स्टिच कर रहा है, जो आपके यहाँ पे दिल्ली में गरीब लोगों की या लोअर मिडिल क्लास लोगों को बिकता है। हर एक आदमी तो जाएगा नहीं ब्रांड स्टोर में, तो छोटे आदमी को भी कपड़े चाहिए। अब जैसे आप सीलमपुर में चले जाइए, रेडी पे विंटर के टाइम पे आपको 150 रुपये में जैकेट मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये वही स्किल्स जो काम कर रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, मतलब कम से कम रोटी तो कमा रहा है ना। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं।
बट इंडिया को सर अगर 5 ट्रिलियन की हम बात करते हैं, वहाँ पहुँचना है तो हमें मेजर 1-2 एरियाज कौन से हैं जिस पे काम करना चाहिए? आपकी डिलीवरी कहाँ से होगी, मतलब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एक एग्रीकल्चर है और आपके लोग हैं। यूथ, स्पेशली यंग एज के लोगों के। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी अगर स्किलिंग नहीं हो रही है तो आप कभी भी वो चैलेंज मीट नहीं कर पाएंगे। अब लोग जैसे आज की तारीख में बात कर रहे हैं एआई की, डीप सीक की बात हो रही है, ओपन एआई की बात हो रही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट जॉबलेसनेस। ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट जॉबलेसनेस, क्योंकि आपकी जो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए तो आपके पास स्किलिंग ही नहीं है। करेक्ट। मोस्टली इट विल रिप्लेस दोज पीपल जिनका काम ऑटोमेट हो सकता है। ऑटोमेट हो सकता है। सो द पर्सन हुज वर्क हैज टू बी ऑटोमेटेड, ही हैज टू लर्न न्यू स्किल्स। एब्सोल्युटली। द सेम थिंग हैपेंड विद जब पोस्टमैन का नैरेटिव चला था कि ईमेल आएगा तो पोस्टमैन की जॉब चली जाएगी, या रोबोट आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन मैनेजर्स की जॉब चली जाएगी। होगा। हाँ, बट उनको प्रोफाइल चेंज हो जाती है ना उनकी जॉब की। बट वही है ना। अब जैसे आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो आया था बेसिकली स्पिनिंग जेनी से। आर्कराइट ने क्रिएट किया था, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। करेक्ट। तो वीवर जो है वेंट आउट ऑफ जॉब, मगर उस टेक्सटाइल मशीन को चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए था, उसको बनाने के लिए भी तो मैन्युफैक्चरर चाहिए, मैन्युफैक्चर चाहिए। तो वो एक नया स्किल है जो आपकी, जिसके लिए आपको लोगों को तैयार करना है, अपग्रेड करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि दैट वी आर एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू स्किल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी लेने को तैयार नहीं है। आप देखते हैं मार्केट को कि मार्केट में कोई स्किल्ड आदमी मिलेगा और हम उसको ले लेंगे, इसीलिए आप जॉब रिटेंशंस नहीं कर पाते। आप खुद ही अपने इंडस्ट्री में देख रहे होंगे कि टर्नओवर बहुत होता है, 6 महीने 8 महीने के बाद बंदा जो है छोड़ के कहीं और चला जाता है। देयर इज वेयर योर HR बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट नॉट ओनली डू यू स्किल हिम एंड अप स्किल हिम बट यू ऑल्सो रिटेन हिम। दैट एज एन ओनर एंड एज अ मैनेजर यू हैव टू हैव दैट लॉयल्टी एक तरफा नहीं होती है, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो, उसकी लॉयल्टी आपके पास रहेगी। आपके लिए उसको इतना, उसके लिए उसको कंफर्टेबल करना है कि वो आप मतलब उसको ये लगे कि आप भी उसके लिए लॉयल। दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। दिस इज अ बिग इशू दैट इज विल कम अप। सो इफ इंडस्ट्री डज नॉट इन्वेस्ट इन स्किल्स, and you should not expect the government to do everything. Correct. Or business will have to come up with imagination to be able to understand कि how they can collaborate with industry and with the government and create the upskilling part of it. आप इन्वेस्ट करिए ना। See, basically 2 चीज़ें आपको चाहिए ना, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जहाँ जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे और एजुकेशन पे अच्छी है, वहाँ पे प्रोग्रेस जो है ऊपर जाएगा, और जहाँ पे वो नहीं है वो नीचे जाएगा। एंड दैट इज व्हाट दे कॉल द के मॉडल ऑफ ग्रोथ। के मॉडल, व्हाई इज इट कॉल्ड के? के बिकॉज one line goes up and one goes down, and that is what is going to happen. The AI is going to create this income disparity. एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, और उस इनकम डिस्पैरिटी में ही डिसोनेंस क्रिएट होगा। दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, द डेमोग्राफिक्स। एंड सेकेंड इज एग्रीकल्चर। वाई ऐसे एग्रीकल्चर इज क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ आप मोबाइल फ़ोन के साथ तो बगैर जी लेंगे, ये बिजली अगर नहीं जलेगी आप जी लेंगे, मगर खाने को नहीं होगा तो कैसे जियोगे, पीने को नहीं होगा तो कैसे जियोगे। और आपने अभी बात करी थी गांदरबल की और पोल्यूशन की बात करी थी, तो दैट इज़ वेयर योर क्रिटिकल एरियाज एग्जिस्ट। इस बार तो सर्दियाँ देखिए ना सर, आई नहीं दिल्ली में। एग्जैक्टली। अब सर्दी क्योंकि कम हुई है तो आपका वीट का ग्रेन प्रोडक्शन कम से कम 15 से 20% गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि अर्ली राइपनिंग होगी, वही इन्फ्लेशन कॉज करेगा, सप्लाई शॉर्ट करेगा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे अनस्क्रूपलेस ट्रेडर्स हैं, जैसी वीट करेगा वो हज़ारों टनों में वीट को होल्ड कर लेंगे, और डबल इन्फ्लेशन होगा, प्राइस और जैसे ही वो होल्ड होगा गवर्नमेंट तो MSP पे खरीद लेगी, और जैसे ही वो रिलीज़ होने का, मार्केट में रिलीज़ होने की बात आएगी, ये दुगने प्राइस पे, कम से कम डेढ़ा प्राइस पे बेच देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कलेक्शन है वीट का, उसमें भी डिस्पर्सल फार्मर को प्रॉब्लम आती है। अब 1 एकड़ का प्रोड्यूस जो है वो कितना होगा, आई डोंट नो, मैं तो बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। मतलब वीट का हम लोग मतलब 18 क्विंटल 20 क्विंटल से ऊपर नहीं होना है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो वो 18 क्विंटल 20 क्विंटल आधा ट्रैक्टर लोड कहाँ लेके जाएगा, फिर उसको लाइन में खड़ा होना, ये करना, तो उसमें भी वही होता है, ही इज इन अ हरी टू गेट। आड़ती को बेच देते हैं, आड़ती को बेच देते हैं,
या बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब उससे खेत पे ही खरीद लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन और डिले की उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिस्टमिक प्रॉब्लम हैं और इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट प्ले अटेंशन, क्योंकि जो अदर आपकी प्रॉब्लम आ रही है जिस पे हमारा अटेंशन नहीं जा रहा है, दैट इज स्टंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। आप रूरल एरिया में चले जाइए, सेमी अर्बन एरिया में चले जाइए, दिल्ली से आप 20 किलोमीटर बाहर चले जाइए, तो बच्चे के लड़के की कद काठी देखिए, आपको सब शॉर्ट इन हाइट, कमज़ोर से लगेंगे। अच्छा। आप एक काम करें, आप आर्मी रिक्रूटमेंट में देख लीजिए, उनके यहाँ जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें पहला जो बच्चे कितने आते थे, अब कितने आते, शॉर्टफॉल हो गया काफ़ी। और उनकी क्वालिटी क्या है। दिस इज़ द थिंग, बिकॉज आपकी ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे। वहाँ पेडिग्री में अगर कमी होगी, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन डजेंट ओनली इफेक्ट योर बॉडी, इट ऑल्सो इफेक्ट योर माइंड। आपके कॉग्निटिव जो हैं वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। उसके ऊपर आप उसको स्मार्टफोन थमा दीजिए, तो रीली बैठ के फ्लिक करता रहेगा। डिस्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन, डबल डी की प्रॉब्लम। सो द बिगर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू गो इनटू दैट। बाकी जहाज़ बनाइए, मिसाइल बनाइए, स्पेसक्राफ्ट बनाइए, वो तो हैंडफुल ऑफ लोगों को करना है ना, बट द बल्क ऑफ स्ट्रेंथ लाइज हियर। करेक्ट, करेक्ट। बट सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड एक्सप्लेनिंग। मैं तो सिर्फ लिख रहा था कि मैं सोच रहा था कि सर को एक एक डेट कैसे याद है। जिस तरीके से आपने पूरी कहानी बताई, 1857 में क्या हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ के आपने साल, ईयर्स मेंशन किए। दैट्स इनक्रेडिबल सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग so candidly what has happened in Kashmir and your opinions on everything. I really appreciate that. I have a, as I said in the beginning, that my desire is that if you can learn from me, nothing like it. You don't have to necessarily agree with everything I say, Yeah. but it is information. Yeah. तो आप मतलब you evaluate it in your own अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं ना कि अपनी विवेक की रोशनी में इसको आप देखिएगा, जो आपको समझ में आएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा मत एक्सेप्ट करिएगा। बट थैंक यू सो मच सर। आई होप वी डिड जस्टिस टू योर टाइम सर। थैंक यू। नॉट एट ऑल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू द यंगस्टर्स। थैंक यू।